में भी शायद बिजी हो सर। ओके। तो आज हम शुरू करते हैं जीसी लोन का चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर क्या होता है सर? बहता पानी। पानी सर बह रहा है तो वो कोई लैंड फॉर्म बना रहा है, ठीक है ना। अब वो लैंड फॉर्म क्या है वो डिस्कस करना है हमने। ओके। तो जैसा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हैं। अच्छा, मेंसुरेशन 2 दिन पहले डाला सर ने, तो मेंसुरेशन डिलीट कर। चलो अब तो कर दिया, अब तो हो गया स्पेस हमारे पास, ठीक है। अभी स्पेस है। तो जब बारिश आती है तो उससे होता क्या है सर? ठीक है, बारिश आती है तो आपको पता ही होगा कि सम पार्ट सिंक्स इनटू द ग्राउंड। ठीक है ना, बारिश आती है तो थोड़ी सी जमीन नीचे सिंक हो जाती है। ओके, धंस जाती है यानी कि हिंदी में बोलेंगे। और कुछ पार्ट जो होता है, कुछ जो बारिश का पानी होता है, सॉरी, रेन का जो कुछ पानी होता है, मैंने गलत बोल दिया, रेन का जो कुछ पानी होता है वो तो ग्राउंड में सिंक हो जाता है, जो कि हमारा क्या बनता है? ग्राउंड वाटर। ठीक है, बारिश के पानी की बात हो रही है। और जो कुछ पानी होता है वो इवेपोरेट होके दोबारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। और कुछ जो बचता है वो किस में चला जाता है? स्ट्रीम्स में, यानी झरनों में, ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर। रिवर होती है, उसकी ट्रिब्यूटरीज होती है। ट्रिब्यूटरीज बोले तो सहायक नदियां, जैसे मान लो सपोज गंगा रिवर है, ठीक है। गंगा रिवर की सहायक नदियां जैसे सोन नदी होगी, यमुना नदी होगी, ठीक है, गंडक नदी होगी, ठीक है। तो ये होंगी सारी सहायक नदियां जिनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। कुछ वो कह रहा है पानी स्ट्रीम्स में चला जाता है, ट्रिब्यूटरीज में चला जाता है, और फिर वो सारा जाके किस में मिल जाता है? सी में, ठीक है, यानी समुद्र में मिल जाता है, ठीक है ना। स्नो ग्लेशियर्स कन्फाइंड टू स्नो ग्लेशियर्स कन्फाइंड टू कोल्ड एंड टेम्परेट लैटिट्यूड। वो कहता है कि बारिश का पानी तो हमने देख लिया कि कुछ ग्राउंड में चला जाता है, कुछ वेपोरेट हो जाता है, और कुछ नदियों में, उनकी सहायक नदियों में, और फिर बाकी बचा हुआ समुद्र में जाके मिल जाता है। लेकिन जो स्नो और ग्लेशियर है, जो बर्फ है, और जो ग्लेशियर को क्या बोलते हैं यार हिंदी में? ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, क्या बोलते हैं ग्लेशियर को हिंदी में? क्या बोलते हैं ग्लेशियर को हिंदी में? हिमनद, हिमनद। ओके, हिमनद। ओके। तो स्नो और ग्लेशियर्स जो हैं वो सिर्फ कोल्ड और टेम्परेट लैटिट्यूड में पाए जाते हैं, ठीक है। याद है मैंने आपको बताया था टेम्परेट लैटिट्यूड? आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि अर्थ को डिवाइड किया गया 3-4 पार्ट्स में। जैसे इक्वेटर की लाइन है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, इंडिया यहाँ पे लाइन करता है, इंडिया से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। और ऊपर है टेम्परेट जोन, ठीक है। ये जो बीच वाला जोन होता है ये हॉट होता है, इसको टॉरिड जोन भी बोलते हैं। ओके, हम लोग ये बाद में करेंगे जब हम लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बीच वाले जोन को टॉरिड जोन बोलते हैं, उसके ऊपर वाले को टेम्परेट जोन बोलते हैं। ये कोल्ड होता है सर, ये ध्यान रखना, टेम्परेट जोन कोल्ड होता है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो स्नो और ग्लेशियर्स होते हैं, जो स्नो और ग्लेशियर्स होते हैं ये कोल्ड और टेम्परेट लैटिट्यूड में पाए जाते हैं। ओके। वेव्स एक्ट ओनली ऑन कोस्ट लाइंस, ठीक है। और जो वेव्स होती हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखा देते हैं, ये सिर्फ कोस्ट लाइन पे ही एक्ट करती हैं। मतलब ये कोस्ट लाइन है, ठीक है। इंडिया की कोस्ट लाइन तो पता ही होगी, कितनी बार बता चुका हूँ। ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये है आपकी ईस्टर्न कोस्ट। ओके, ध्यान रखेंगे। और जो विंड्स होती हैं, जो हवाएं होती हैं, ये कहाँ पे ज्यादा एफिशिएंट होती है? डेजर्ट में होती है। कोई डेजर्ट में कोई बताएगा डेजर्ट में क्यों एफिशिएंट होती है? क्योंकि डेजर्ट में रेतीली मिट्टी होती है, फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज मोर एफिशिएंट इन डेजर्ट, ठीक है। आपके यहाँ सपोज करो शहरों में अगर हवा चलेगी तो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी। द रीजन बीइंग इज कि वहां पे फाइन पार्टिकल्स नहीं है, वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सीमेंटेड बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। जहां मिट्टी विट्टी ज्यादा होगी ना वहां पे ज्यादा एफिशिएंट होगी। कभी देख लेना आपके घर के पास कभी कहीं सपोज करो मकान वगैरह बन रहे होते हैं ना, तो मिट्टी पड़ी होती है, ठीक है। अगर कोई आंधी तूफान आ जाए एकदम से तो वहां मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई मिट्टी वगैरह नहीं है तो नहीं उड़ेगी इतनी ज्यादा, ठीक है ना। दूसरा है कि इफेक्ट ऑफ रनिंग वाटर इज फेल्ट ऑल ओवर द ग्लोब। लेकिन जो रनिंग वाटर का इफेक्ट है ये सभी जगह पाया जाता है। वो कहता है कि स्नो और ग्लेशियर्स तो सिर्फ इनका इफेक्ट कोल्ड और टेम्परेट लैटिट्यूड में पाया जाता है, वेव्स सिर्फ कोस्ट लाइन पर इफेक्टिव होती हैं,
विंड्स जो है वो डेजर्ट में एफिशिएंट होती है, लेकिन जो रनिंग वाटर का इफेक्ट है वो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। रनिंग वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल एजेंट ऑफ डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। वो कहता है कि रनिंग वाटर एक लौता ऐसा सिंगल एजेंट है डेन्यूडेशन का। ओके, तो रनिंग, हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, रनिंग वाटर। लैंडफॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर, की बहते पानी से कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बन रही हैं, ठीक है ना। तो पहली स्लाइड में हमने सिर्फ यही बताया कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव है, जिसमें से रनिंग वाटर भी है, लेकिन रनिंग वाटर का इफेक्ट क्या है, ऑल ओवर द ग्लोब है। ओके, वो कहता है सोर्स ऑफ रिवर इज स्प्रिंग, लेक। सर स्लाइड क्लियर करना, कौन सी स्लाइड क्लियर करनी है? अरे यार लास्ट में कर दूंगा ना, मैं लास्ट में स्क्रीनशॉट लेंगे ना हम लोग बाद में। बीच में इंटरप्ट मत किया करो प्लीज। वो कहता है सोर्स ऑफ रिवर इज स्प्रिंग, लेक और मार्श इन एन अपलैंड रीजन वेयर प्रेसिपिटेशन इज हाई हैवीएस्ट, ठीक है। यहाँ जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, वहां पे रिवर का सोर्स क्या है, स्प्रिंग है, लेक है और मार्श है इन द अपलैंड रीजन। अपलैंड इज अ कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। वो कहता है अपलैंड एरिया जो से होते हैं, जैसा कि अभी आपको दिखाएंगे पिक्चर में भी, जैसे रिवर ऐसे आती है ना, ऊपर से बहती हुई आती है, समुद्र में जाके मिलती है, ठीक है। ये अपर वाला रीजन इसको बोलते हैं अपर अपलैंड रीजन, या फिर बोलेंगे अपर कोर्स, ठीक है। बीच वाले को मिडिल कोर्स, अभी आपको पिक्चर में भी दिखाएंगे। और लास्ट में आता है आपका सर लोअर कोर्स, ठीक है, जहां पे रिवर आके मिल जाती है, कहाँ पे, समुद्र में, सी में। ओके, वो कहता है अपलैंड इज अ कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर, ठीक है। क्रेस्ट ऑफ माउंटेन इज अ डिवाइड और watershed from which stream flow down the slopes on both sides to begin their journey to the ocean। जैसे वो कह रहा है कि जैसे सपोज करो माउंटेन है, ठीक है ना, एक नदी जो पीछे से आ रही है, ये जो इसका क्रेस्ट है, ये जो उसकी चोटी है, जो फोल्डेड पार्ट है, ठीक है, ये क्या करेगा, एक डिवाइड का काम करेगा, एक वाटरशेड का काम करेगा, ठीक है। जिसमें से अगर इधर से आएगी नदी तो ऐसे डिवाइड हो जाएगी, और इधर से आएगी तो ऐसे डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। क्रेस्ट ऑफ माउंटेन एक्ट एज अ डिवाइड और वाटरशेड फ्रॉम विच स्ट्रीम फ्लोज डाउन द स्लोप्स ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, दोनों तरफ, टू बिगिन देयर जर्नी टू द ओशियन, ठीक है। Initial stream that exists as a consequence of slope is known as consequent stream। वो कहता है कि जो जोन सी स्ट्रीम यानी जोन सी नदी शुरुआत करती है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा देते हैं, ये जो नदी ने शुरुआत की, ये है सर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। बाकी जो साइडों से ज्वाइन करती है इसको, इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। जो इधर से ओब्लिक वे में ज्वाइन करती है इसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट, ठीक है। ये कॉन्सिक्वेंट जो सी होती है, ये 90 डिग्री के एंगल में अगर इसको कोई ज्वाइन करे तो इसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे। Consequent stream is joined by several tributaries either obliquely or at right angle, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हो आप। यहाँ तो ओब्लिकली ज्वाइन करेगी या फिर राइट एंगल पे इसको बाकी ट्रिब्यूटरीज साइड में, सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। ओके, फिर हम बारी आती है सर ड्रेनेज पैटर्न की, यानी कि जोन सी भी नदियां होती हैं वो पैटर्न कैसा बनाती हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने बताया कि ये स्ट्रीम को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, ठीक है। इसको बाकी नदियां ज्वाइन करती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो बाकी नदियां उसको किस तरह से ज्वाइन करती है, मतलब उसकी शेप क्या बन रही है। एक पहला होता है डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न का मतलब क्या होता है, डेंड्राइटिक केम फ्रॉम द वर्ड डेंड्रोन। डेंड्रोन मीन्स ट्री, ट्री, ठीक है, वृक्ष, वृक्ष की शाखाएं। ओके, तो ये इस तरह से लग रहा है जैसे पेड़ हो। ओके, ये देख सकते हो आप, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, ये ओब्लिक ट्रिब्यूटरीज है, और ये इनसिक्वेंट स्ट्रीम है, ठीक है। डेंड्राइटिक मींस ट्री लाइक ड्रेनेज पैटर्न। ओके, तो इसके ऊपर कई बार ड्रेनेज पैटर्न के ऊपर कई बार हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। तो जो भी आपने ड्रेनेज पैटर्न करना है, साथ में उसका एग्जाम्पल जरूर देना कि डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न किसका है, कौन सी रिवर का है, ठीक है। प्लीज मेक श्योर।
एक सेकंड दवाई ले ले यार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रनिंग वाटर, ठीक है। तो लैंड फॉर्म पहली हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न जो बहता पानी बनाता है, ठीक है ना। ये पैटर्न बनाया इसने ट्री लाइक्स, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं हम डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न ऑफ रिवर। ओके। दूसरा है सर ट्रेलिस्ड ड्रेनेज पैटर्न। ट्रेलिस्ट क्या होता है? वो कहता है इफ रॉक अकर एट राइट एंगल्स टू द मेन वैली, द ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदी, द ट्रिब्यूटरी विल ज्वाइन इट एट right angle as a subsequent streams which led to form the rectangular drainage pattern। जैसा कि आप देख सकते हो ये नदियां सारी इनको 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हैं। ये देख रहे हो ट्रिब्यूटरीज 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही हैं। तो ये बनाएगी ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न। और ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न ही फर्दर रिफाइन होके क्या बन जाएगा सर? आपका रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ओके, इस तरह से बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो आपने, आपका होमवर्क ये है कि आपने जो भी ड्रेनेज पैटर्न लिखना है उसके नीचे आपने उसका एग्जांपल जरूर लिखना है कि कौन सी रिवर का पैटर्न है, कौन सी रिवर का डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है। ओके, तो इस तरह से अभी भी आ रही है वॉइस प्रॉब्लम? अभी भी आ रही है? अभी ठीक है? ऑल ओके। ओके ओके ओके, कोई नहीं। स्क्रीन नजर आ रही है? सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है ठीक है। मैं कह रहा था नहीं आ रही तो भाई रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। रिफ्रेश कर लो। देखो ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि अगर जो सहायक नदियां हमारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करेगी राइट एंगल पे एज सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगी? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न या फिर ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है ना। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रही हैं एज अ सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। तो ये फर्दर रिफाइन होके क्या बना देगी? रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ओके, आपका होमवर्क ये है कि जो भी ड्रेनेज पैटर्न करोगे उसके साथ आपने एग्जांपल जरूर लिखना है कि ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न कौन सी नदी बनाती है। ओके, डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कौन सी नदी बनाती है। ओके, उसके बाद आता है सर आपका द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन। ह्यूमिड इरोजन क्या होती है? ह्यूमिड इरोजन मतलब कि जो ह्यूमिड एरियाज पे, यानी कि जो जहाँ पे ह्यूमस वगैरह ज्यादा होती है, ह्यूमिड एरियाज में ह्यूमिड इरोजन। अब ह्यूमिड इरोजन कैसे होती है ये पढ़ेंगे हम लोग। ह्यूमिड इरोजन कहाँ पे होगी? ह्यूमिड एरियाज में। ओके, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिड इरोजन कवर इंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग इफेक्ट ऑफ रनिंग वाटर फ्रॉम द एक्शन ऑफ रेन वाटर टू दैट ऑफ द रिवर्स। वो कहता है कि ह्यूमिड इरोजन, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। वो कहता है ह्यूमिड इरोजन कवर्स द एंटायर स्कोप ऑफ स्कल्पचरिंग इफेक्ट ऑफ रनिंग वाटर। स्कल्पचरिंग मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंट करना। मतलब वो कहता है कि ह्यूमिड एरिया में जहाँ इरोजन होती है वहां पे रनिंग वाटर की काफी सारी एग्जांपल आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मास मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड वेदर्ड मटेरियल ऑन हिल स्लोप्स डाउन टू वैली ड्यू टू लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ
वाटर एंड ग्रेविटी। अब आपको पता होगा जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं जहाँ पे ह्यूमस वगैरह होती है, वहां पे क्या होगा, वहां पे जब ह्यूमस होगी तो क्या होगी, वेपोरेशन होगी, वेपोरेशन से कंडेंसेशन होगी, और कंडेंसेशन से के बाद क्या आएगी, रेन आएगी। ओके, अब रेन जहां आएगी वहां पानी बहेगा, ठीक है। अब पानी जहां बहेगा, जहां पानी बहेगा वहां पे रनिंग वाटर क्या करेगा, अपना एक्शन करेगा या फिर लैंडफॉर्म बनाएगा, ठीक है। वो कहता है कि इससे क्या होगा, मास मूवमेंट ऑफ अर्थ होगी, प्लस वेदर्ड मटेरियल ऑन हिल स्लोप्स। जैसे ही हिल स्लोप्स है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बरसात हुई, ठीक है, इसके ऊपर बरसात हुई, तो यहाँ पे जो वेदर्ड मटेरियल है, यानी जो वेदरिंग के बाद जो मटेरियल है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर वगैरह, ठीक है, वो नीचे गिरेंगे ड्यू टू लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी, यानी पानी के लुब्रिकेटिंग एक्शन से और ग्रेविटी से, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। दूसरा है सर स्लो मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन अ हिल स्लोप, सॉइल क्रीप, जो कि हमने पढ़ा था, धीरे धीरे जो मिट्टी है वो भी नीचे जाएगी रनिंग वाटर से, ठीक है। और तीसरा है सर मोर सडन मूवमेंट ड्यू टू लुब्रिकेटिंग इफेक्ट और रनिंग रेन वाटर कोस्ड लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इसमें कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म होता है कहाँ पे, ह्यूमिड इरोजन, यानी ह्यूमिड एरियाज में, ठीक है ना। ह्यूमिड एरियाज में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी की वजह से इवेपोरेशन होगा, देन कंडेंसेशन, देन रेन से वाटर, और जब पानी बहेगा, रनिंग वाटर आएगा, तो उससे क्या होगा, मास मूवमेंट ऑफ अर्थ, वेदर्ड मटेरियल जितना भी है हिल स्लोप्स पे, वो सारा नीचे की तरफ आएगा ड्यू टू लुब्रिकेटिंग एक्शन ऑफ वाटर एंड ग्रेविटी, पहला। दूसरा है सर मूवमेंट ऑफ सॉइल भी होनी शुरू होगी, सॉइल डाउन अ हिल स्लोप, जिसको सॉइल क्रीप कहते हैं हम लोग, और मोर सडन मूवमेंट होगी ड्यू टू लुब्रिकेटिंग इफेक्ट और रेन वाटर, तो उससे क्या होगा, लैंडस्लाइड्स होगी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। उसके बाद आता है सर आपका द प्रोसेस ऑफ रिवर एक्शन, ठीक है। वो कहते हैं व्हेन रिवर फ्लोज इट कैरीज इरोडेड मटेरियल। जब नदी जाती है अपने साथ साथ इरोडेड मटेरियल्स होते हैं उसमें, छोटे छोटे कण पत्थर हो गए, मिट्टी होगी, ठीक है ना। तो कहता है कि वो जो लोड होता है, जो रिवर लोड लेकर जाती है अपने साथ, वो तीन तरह का होता है, थ्री टाइप्स का होता है। पहला सर मटेरियल इन सॉल्यूशन, दैट इज मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर इज मोर देन 50 टन्स। काफी सारे मिनरल्स होते हैं पानी में, जैसे पता होगा आपको, आपके घर में कभी आरओ वाले आए हो तो वो भी बताते हैं कि पानी में इस तरह के मिनरल्स आते हैं। आजकल तो बहुत सारे सारे वो सुना होगा शायद आपने, विराट कोहली 800 रुपए लीटर वाला पानी पीता है, सुना होगा बच्चों में, न्यूज में। वो क्या होता है उसमें, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है सर, उसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। जो आप लोग हम लोग जो पीते हैं, हम लोग पीते हैं, उसमें मिनरल्स इतने नहीं होते, ठीक है, पानी में मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो ये जो विराट कोहली वगैरह पीते हैं, इनमें मिनरल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तभी तो यार रंग भी साफ होता है उनका, सारा कुछ, बीमारियां बीमारियां कम रहती हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि पानी जब अपने बहता है तो उसके साथ काफी सारे मिनरल्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो तो होते ही है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, वेस्ट कह लो या फिर डेब्रिस कह लो, वो तो होता ही है, लेकिन मिनरल्स भी होते हैं साथ साथ, ठीक है, जो कि होता है मोर देन 50 टन। दूसरा होता है सर मटीरियल इन, दूसरा होता है सर मटेरियल इन सस्पेंशन, जैसे कि साथ में उसके मिट्टी आती है, सिल्ट आता है, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर, मड आता है, ठीक है, चीकड़ वगैरह, कैरिड अलोंग इन सस्पेंडेड इन वाटर मोर देन 200 टन, कम से कम 200 टन से भी ज्यादा, ठीक है। तीसरा आता है सर ट्रैक्शन लोड। ट्रैक्शन लोड का मतलब क्या होता है, इंक्लूडिंग कोर्सर मटेरियल, जैसे कि पेबल्स, बड़े बड़े पत्थर, स्टोन्स, रॉक्स, बाउल्डर्स, ठीक है, रोल्ड अलोंग द रिवर बेड, जो कि ट्रैक्शन लोड इसको बोलते हैं। जैसे मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ के बीच में कोई पत्थर धसा हुआ है, तो जब नदी उस पे से बहेगी तो वो पत्थर निकल जाएगा बाहर, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रैक्शन लोड, ठीक है। जब वो निकलेगा तो उसमें पेबल भी हो सकते हैं, स्टोन भी हो सकते हैं, रॉक्स भी हो सकते हैं, बाउल्डर भी हो सकते हैं, जो कि रोल्ड करेंगे अलोंग द रिवर बेड। ओके, एग्जाम्पल मिसिसिपी रिवर, जो कि कहाँ पे है, कोई बताएगा मिसिसिपी रिवर कहाँ पे है, बिना गूगल किए बताना है। यूएसए में। ओके, मिसिसिपी, हाँ, नॉर्थ अमेरिका, वेरी गुड। Drains almost half the size of US itself and removes more than 2 million tons of eroded material into Gulf of Mexico। इसको वैसे मेहिको बोलते हैं, ओके, इंडिया में मैक्सिको बोलते हैं।
anyways, it removes more than 2 million tons of eroded material into Gulf of Mexico daily. ठीक है ना, 2 मिलियन टन से भी ज्यादा डेली वो गल्फ ऑफ मेक्सिको में ड्रेन करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि रिवर एक्शन, रिवर अपना एक्शन करती है। ठीक है, एक्शन क्या करती है, वो इरोड करती है, वो मटेरियल इरोड करती है। तो तीन तरह का इरोडेड मटेरियल उसके पास होता है। पहला सॉल्यूशन वाला, यानी उसमें मिनरल्स होते हैं। दूसरा सस्पेंशन वाला, उसमें काफी सारे यही सैंड, सिल्ट, मड वगैरह, ठीक है, जो कि सस्पेंड कर देती है जाके बेड पे अपने। तीसरा होता है ट्रैक्शन लोड। ठीक है, इसमें कोर्सर मटेरियल होते हैं, यानी बड़े बड़े जैसे पेबल्स हो गए, स्टोन्स हो गए, रॉक्स हो गए, बॉल्डर्स हो गए, ठीक है, जो कि रोल्ड अलोंग विद द रिवर बेड। एग्जाम्पल हमने पढ़ा मिसिसिपी रिवर का। तो ये समझ में आया, रिवर एक्शन समझ में आया। रिवर चलती है तो किस तरह का लोड उसके साथ रहता है, ये समझ में आया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही, बेसिक नॉलेज है बिल्कुल। सिर्फ हमने हल्का सा दिमाग लगाना है कि अच्छा यार ये नदी है, नदी अपने साथ कुछ सॉल्यूशन मटेरियल यानी कि कुछ उसमें मिनरल्स होते हैं, कुछ सस्पेंशन यानी कि कुछ पदार्थ लेकर जाती है, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, मड हो गया। ठीक है, और कुछ ट्रैक्शन लोड भी होते हैं, यानी बड़े बड़े बाउल्डर्स भी होते हैं, रॉक्स भी होते हैं, कोर्सर मटेरियल जिसको बोलते हैं, पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं। ओके, एग्जांपल हमने पढ़ा मिसिसिपी रिवर का। उसके बाद आता है सर आपका नाउ द क्वेश्चन इज की एबिलिटी ऑफ रिवर टू मूव वेरियस ग्रेड ऑफ मटेरियल, मतलब कि अलग अलग ग्रेड का मटेरियल लेके जाती है, छोटे भी बड़े भी, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी, फाइन पार्टिकल्स भी, बड़े पार्टिकल्स भी, बड़े बड़े बॉर्डर्स भी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मतलब रिवर में इतनी ताकत कैसे आती है, ये डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ वाटर, कि कितना पानी है। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा आता है सर वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब उसकी फ्लो की गति कितनी है। ओके, और तीसरा आता है सर साइज और शेप और वेट ऑफ द लोड, मतलब कि ये जो बाउल्डर्स हैं, ठीक है, जो फाइन मटेरियल होगा वो तो फटाफट बह जाएगा। ठीक है, ये जो बड़े पेबल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनके लिए ज्यादा पानी लगेगा। ठीक है, और वेलोसिटी भी उसकी ज्यादा होनी चाहिए, यानी उसकी गति भी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये पानी हटेगा। ठीक है, आपने कभी घर में गाड़ी साफ की हो या बाइक साफ की हो, ठीक है, एकदम से आप पानी की वेलोसिटी याद है, आप उसकी तेज कैसे करते हो, पाइप के आगे ऐसे उंगली सी रख देते हो, ठीक है ना, और खींच के मारते हो। ऐसे ही होता है कि जिससे, जैसे सपोज करो टायर के ऊपर मिट्टी लगी हुई है, तो हल्का सा ऐसे करके हाँ, एरिया कम करके, बिल्कुल सही बोला, उसको कम करके मारोगे तो जल्दी उतरेगा। समझे मेरी बात, यानी आप उसकी वेलोसिटी तेज हाई कर देते हो, ठीक है, तेज कर देते हो। तो उस पे डिपेंड करता है रनिंग वाटर के वॉल्यूम कितना है, पहली बात तो। ये नहीं कि पानी मर मर के आ रहा है और आप गाड़ी धो रहे हो और पापा ने कह दिया कि बेटे गाड़ी धुलनी चाहिए, ठीक है, आज चमकनी चाहिए, और आप लोग वो हल्का सा पानी आ रहा है और पानी आ नहीं रहा, और गाड़ी कहाँ से धुलेगी। और कई बार ये होता है ना, पानी कम आ रहा हो तो फिर बंदा उसको आगे से पाइप का मुंह ऐसे पिचका देता है, जिससे क्या होता है, थोड़ी जो उसकी वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है। ओके, तो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और तीसरा है सर साइज, शेप और वेट ऑफ द लोड, मतलब उस पे गर्दा कितना जमा हुआ है आपकी गाड़ी के ऊपर, जो भी गंद है वो कितना है। तो ज्यादा है तो उसको ज्यादा पानी लगेगा। समझे मेरी बात, यानी वॉल्यूम उसको ज्यादा लगेगा। तो ये सब किस पे डिपेंड करेगा, साइज, शेप और वेट ऑफ द लोड। समझ में आया। तो ये इस तरह के प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं कई बार छोटे छोटे, कि किस पे डिपेंड करता है एबिलिटी ऑफ रिवर टू मूव वेरियस ग्रेड ऑफ मटेरियल। ओके, बहुत ही बेसिक है। मतलब अगर आप अपनी डेली लाइफ से भी अगर इंटरकनेक्ट करके सोचोगे ना, एक ना ये खासियत जरूर होनी चाहिए कि किस तरह से आपने कनेक्टिविटी करनी है अपनी डेली लाइफ से। ठीक है ना, तो कोई भी चीज देखोगे ना पढ़ाई में, क्या है, अगर आप डेली लाइफ से एग्जांपल लोगे ना, जिसके साथ रिलेट कर दोगे, तो उससे समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं सर। रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि आपको पता होगा कि रिवर इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन गो ऑन साइमल्टेनियसली। ठीक है, इरोड भी कर रही है, जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे से मिट्टी इरोड भी कर रही है, उतार भी रही है, और साथ के साथ उसको लेके भी जा रही है, क्योंकि बह रही है ना। ये तो नहीं कि भाई उसको दूसरी बहन को बोल रही है कि बहन ऐसा है, मैं इरोड करके लेके जा, इरोड कर रही हूँ यहाँ पे, तू ले आई हो। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, वो इरोड भी कर रही है साथ साथ और
ट्रांसपोर्ट भी और लेके भी जा रही है साथ में, ठीक है ना। जैसे ही हमारी भारतीय नारी का भी यही काम है, पति की जेब इरोड भी करती हैं तो साथ के साथ उसको लेके भी जाती हैं साथ साथ कि चल बेटा पार्लर के बाहर खड़ा हो। पार्लर के बाहर बेचारा ट्रांसपोर्टेशन भी हो रही है, उसको लेके भी जा रही है, और बाहर वो बेचारा उसकी जेब में से पैसा भी रोड हो रहा है, वो भी पागलों की तरह बाहर खड़ा है। बीवी अंदर पार्लर में तोतापरी बन रही है, ठीक है। गई वहां पे मॉल में, अंदर कपड़े खरीद रही हैं, कुर्ती खरीद रही हैं, प्लाजो खरीद रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन भी हुई साथ में, और पति की जेब भी इरोड हुई। यानी इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन गो ऑन साइमल्टेनियसली। इंटरएक्टिंग प्रोसेस है मेरे भाई, ये देखो लिखा हुआ है ना, इंटरएक्टिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है मेरे भाई, ध्यान से एकदम दिमाग खोल के, बढ़िया वाला है। अभी दिमाग चलने वाला है अपना, जरा एक गोली खा लें छोटी सी दिमाग तेज करने वाली। हाँ एग्जाम्पल नोट कर लो मेरे भाई, साइड में लिख लिया करो यार, हम तो लिख लेते थे, हमारे टीचर ऐसे ही बताते थे तो हम लिख लेते थे। हाँ वही तो ना, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है ना पाजी, पति को यूज करे ना ट्रांसपोर्टेशन के लिए साइमल्टेनियसली, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन साइमल्टेनियसली। घर जाके बोलना कि मम्मी पापा की आप इरोजन भी कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हो। मम्मी कह रहे बेटा क्या बोल दिया है तूने, फिर मम्मी को समझाना ऐसे हिंदी में, मम्मी ऐसा है, इरोजन हो रही है पापा की जेब की, ठीक है ना, दैट इज वेयरिंग अवे ऑफ पैसा, और ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मम्मी पापा की, ठीक है ना, साथ साथ तुम्हारे साथ घूम रहे हैं। सर जी मैम को भी ऐसे बोलते हो, वहां तो चुप रह। अरे भाई पागल है क्या, लड़ाई वड़ाई कराओगी देवी जी, घर में रहना है भाई हमें, ठीक है ना। रात को बना के नहीं देगी वो प्रोटीन शेक। ठीक है ना भाई, करना पड़ता है भाई, जब होएगी ना तुम्हारी शादी लग जाएगा पता, जब होएगी कथा। तुम भी यार जज्बाती हो जाते हो, भावनाओं में बह जाते हो। इधर आओ, कल रात से सोया नहीं हूं मैं। कल रात को एक तो बारिश ने परेशान कर दिया। एनीवेज कम टू द टॉपिक। इतना डरते, अरे मतलब हल्के सी उंगली पकड़ाओ गला पकड़ लेते हो। इधर आ जाओ इधर। ये एग्जाम्पल आपके हास्य के लिए हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इधर आ जाओ। इधर आओ। तो जैसा कि हम बता रहे थे, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन गो ऑन साइमल्टेनियसली, इट फॉलोइंग इंटरएक्टिंग प्रोसेस, ओके। तो पहला है सर कोरिजन और एब्रेजन, ठीक है। कोरिजन का मतलब क्या होता है सर, मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर्स ट्रैक्शन लोड। मैकेनिकल ग्राइंडिंग, सर बाउल्डर्स हैं, बाउल्डर्स उनकी ग्राइंडिंग हो रही है। ग्राइंडिंग कैसे हो रही है, जैसे ही सपोज करो नदी, नदी का वो है एरिया है, यहाँ से इसके बीच में से नदी बह रही है, ठीक है। इस पे बना के दिखाऊं या हाथ से समझ आ रहा है, बना के दिखाऊं क्या, ऐसे समझ आ रहा है हाथ से, आ रहा हाथ हाथ। तो जैसे कि ये एरिया है, ठीक है, इसमें से नदी बह रही है, ओके। तो यहाँ पे बाउल्डर रखे हुए हैं, बीच में पत्थर रखे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। जब नदी बहती है तो वो बाउल्डर आपस में क्या करते हैं, आपस में रगड़े खाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर्स ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट बैंक्स। मतलब ये जो है ना बीच वाला, ये जो इधर ये है, ये बैंक्स हैं, ठीक है। इसके बीच में रिवर बह रही, तो ये जो बाउल्डर हैं बैंक के साथ रगड़ खा रहे हैं अगेंस्ट बैंक्स एंड बेड ऑफ द रिवर, नीचे भी रगड़ खा रहे हैं और साइडों में भी रगड़ खा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि रॉक फ्रैगमेंट्स हर्ल्ड अगेंस्ट साइड्स, एक तो साइडों में रगड़ खा रहे हैं एंड आल्सो अलोंग द बॉटम ऑफ द रिवर, नीचे की तरफ रगड़ खा रहे हैं। तो अगर जो साइडों में रगड़ खा रहे हैं उसको बोलते हैं सर लेटरल कोरेजन, ठीक है। और नीचे की तरफ रगड़ खा रहे हैं उसको बोलते हैं सर वर्टिकल कोरेजन। आपको पिक्चर दिखाएंगे तब थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगी सर। ये देखो, लेटरल इरोजन या कोरेजन बोल लो, ओके। कोरेजन इसलिए बोलते हैं, ग्राइंडिंग होती है, आपस में ग्राइंडिंग होती है, ठीक है। ये लेटरल इरोजन हो रही है साइड वाइज, ठीक है ना, तो बॉर्डर से। और वर्टिकल इरोजन यानी नीचे की तरफ इरोजन हो रही है, यानी बेड की जो ये जो शेप बन रही है, ये वी शेप बन रही है वैली की, जैसा कि आपको एक और पिक्चर भी डाली हुई है। लेटरल इरोजन साइडवेज इरोजन, और वर्टिकल जो
डाउनवर्ड होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ध्यान से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखो डेफिनेशन पढ़ो। लेटरल इरोजन कोरेजन का मतलब क्या होता है? साइडवेज इरोजन, साइडों में इरोजन हो रही है, रगड़ खा रही है बैंक्स के साथ, ठीक है। इट वाइडन्स द वी शेप वैली, वाइडन्स मतलब चौड़ी कर दे रही है। ये देखो इससे चौड़ी हो रही है ना, वाइड हो रही है, लेटरल में वाइड हो रही है, और वर्टिकल में डाउनवर्ड से डीपन हो रहा है रिवर चैनल, यानी और गहरा हो जा रहा है। वर्टिकल कोरेजन डाउनवर्ड एक्शन, इट डीपन्स द रिवर चैनल, ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे दोबारा से। कोरेजन का मतलब क्या होता है सर? मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ रिवर ट्रैक्शन लोड, यानी कि जो नदी के बीच में ट्रैक्शन लोड है, ट्रैक्शन लोड बोले तो जो बाउल्डर्स है ना, उनकी संघर्षण हो रही है, यानी आपस में ऐसे रगड़ खा रहे हैं, रगड़ पत्थर, ठीक है, अगेंस्ट द बैंक्स एंड बेड ऑफ द रिवर। बैंक साइड वाले हो गए और बेड हो गया नीचे वाला। क्लियर है सर? तो रॉक फ्रैगमेंट्स हर्ल्ड अगेंस्ट साइड्स एंड आल्सो अलोंग बॉटम ऑफ द रिवर। दो तरह से होती है कोरिजन। पहली होती है लेटरल कोरिजन, जो साइडवेज इरोजन होती है, जो कि वाइडन करती है, यानी चौड़ा करती है वी शेप वैली को। और वर्टिकल कोरिजन होती है डाउनवर्ड एक्शन दैट डीपन्स द रिवर चैनल। ओके, ये समझ में आया? आया समझ में? ठीक है सर, पिक्चर से क्लियर हो गया होगा। लेटरल इरोजन वाइडन्स द रिवर चैनल एंड वर्टिकल इरोजन डीपन्स द रिवर चैनल, ठीक है। इनको कोरेजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैकेनिकल ग्राइंडिंग को कोरेजन वर्ड दिया गया। ओके, उसके बाद आगे चलेंगे सर। उसके बाद आती है कोरोजन, कोरोजन जिसको सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल इसलिए ये पिक्चर डाली है। आपने कभी देखा होगा घर के बाहर भी, जैसे सपोज करो बारिश पड़ती रहती है, जैसे मान लो किसी जगह, ठीक है, तो वहां पे देखा होगा कि जो लोहे के ऊपर पेंट नहीं किया हुआ तो उस पे कुछ इस तरह से जंग लग जाता है। देखा कभी घर के आसपास? इवन की कई बार बाइक के ऊपर भी, सलेंसर के ऊपर भी कई बार देखा हो ऐसे जंग लग जाता है, देखा होगा। हाँ, रस्टिंग, बिल्कुल सही सही पकड़ो देवी जी। तो वो कहता है कि केमिकल सॉल्वेंट ऑफ वाटर ऑन सोल्यूबल और पार्टली सोल्यूबल रॉक्स। कोरोजन का मतलब क्या होता है कि सर जब पानी 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 में केमिकल होता है, जो बारिश का पानी होता है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। जब वो पड़ता है कुछ चट्टानों के ऊपर, कुछ रॉक्स के ऊपर पड़ता है, जो कि या तो सोल्यूबल होगी या पार्टली सोल्यूबल रॉक होगी, तो उसको बोलते हैं सर कोरोजन, ठीक है। यानी कि उसकी इरोजन हो रही है एक तरह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट होता है लाइमस्टोन रॉक में, जो कि इजीली डिसॉल्व हो जाता है एंड रिमूव्ड इन सॉल्यूशन। जब उस पर बारिश पड़ती है या तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाता है या फिर खत्म ही हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है ना। लाइमस्टोन के बीच में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके बाद है सर हाइड्रोलिक एक्शन। बारिश का हाइड्रोलिक एक्शन क्या होता है? मैकेनिकल लूजनिंग एंड स्वीपिंग अवे ऑफ मटेरियल्स बाय द रिवर वाटर इटसेल्फ। यानी कि मैकेनिकल लूजनिंग, बार बार उस पर बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, इससे क्या होगा? जो रॉक होगी वो लूज हो जाएगी, मतलब उसकी जो पकड़ है, जो इकट्ठी हुई पड़ी है, वो थोड़ी लूज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। एंड स्वीपिंग अवे ऑफ मटेरियल, उसके जो थोड़े थोड़े कण है वो भी धीरे धीरे निकलने शुरू होंगे। उसको बोलते हैं सर हाइड्रोलिक एक्शन। रनिंग वाटर का क्या है? हाइड्रोलिक एक्शन। नहीं नहीं, ऑक्सीडेशन नहीं आएगी, रनिंग वाटर की बात कर रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन तो उसमें आएगी ना, हवा वाले में, ठीक है सर। ऑक्सीडेशन तो हवा वाले में आएगी ना, हाइड्रोलिक एक्शन की बात हो रही है। उसके बाद आती है सर एट्रिशन। एट्रिशन क्या होती है सर? वियर एंड टीयर ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल देमसेल्व्स व्हेन दे रोल और कोलाइड इनटू वन अनदर, यानी आपस में घर्षण खाना। एग्जांपल कोर्सर बॉर्डर्स ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर स्टोन्स। कोर्सर बॉर्डर मतलब बड़े बड़े जो पत्थर हैं, जब वो आपस में संघर्षण होता है उनके बीच में, यानी आपस में रगड़ खाते हैं, तो इससे क्या होता है? वो टूट के छोटे छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, एंगुलर एजेस, जो सी इनकी चोंच बनी होती है, कई बार देखे होते हैं आपने, इस तरह से पत्थर होते हैं, चोंचदार पत्थर होते हैं, ठीक है। इनकी जो एंगुलर एजेस होती हैं वो स्मूथ हो जाती हैं एंड राउंडेड टू फॉर्म द पेबल्स। छोटे छोटे पत्थर, जिनको हिंदी में बट्टे भी बोलते हैं, आपके वहां बोलते होंगे बट्टे, बट्टे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छोटे छोटे होते हैं, गोल गोल से होते हैं। वो शेप कैसी बनती है? कोई बनाता थोड़ी है कारीगर, ठीक है। ये आपस में
रगड़ खाते रहते हैं। एट्रीशन का मतलब होता है संघर्षण, आपस में रगड़ खाना। ठीक है, जब रगड़ खाएंगे तो उसकी स्मूथ हो जाएगी, जो एंगुलर एजेस हैं, जो नोकीले उनका पार्ट है वो स्मूथ हो जाएगा और वो राउंड बन जाएंगे। मतलब ये एक दो दिन का काम नहीं है, ये कई सालों का काम है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। चार चीजें पढ़ी हमने, दोबारा से देखते हैं, दिमाग में भी तो रखनी है ना हमने सारी फिल्म। वो कहता है कि रिवर की इरोजन भी होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी होती है, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ होती है, दैट इज गो ऑन साइमल्टेनियसली फॉलोइंग द इंटरएक्टिंग प्रोसेस। ओके, तो चार तरह के प्रोसेस हैं इरोजन के। कोरेजन और एब्रेजन जिसको बोलते हैं, यानी मैकेनिकल ग्राइंडिंग ऑफ द रिवर ट्रैक्शन लोड अगेंस्ट बैंक्स एंड बेड। अगर तो साइडवेज इरोजन हो रही है तो बोलेंगे लेटरल कोरेजन। ओके, इट वाइडन्स द वी शेप वैली, वाइड कर रही है, चौड़ा कर रही है। वर्टिकल कोरेजन डाउनवर्ड एक्शन, इट डीपन्स द रिवर चैनल। ओके, नीचे की तरफ इरोजन हो रही है। उसके बाद आई सर आपकी कोरोजन, यानी कि जब पानी पड़ जा रहा है चट्टानों के ऊपर, ठीक है ना, जब पानी पड़ जा रहा है इससे क्या होगा कि जो भी मिनरल्स वगैरह, फॉर एग्जांपल जैसे लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं कोरोजन या सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट हो जाएगा वो जो मिनरल है, किसमें, रॉक में, चट्टान में। उसके बाद आया सर हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब मैकेनिकल लूजनिंग, यानी रिवर का जो भी सॉरी रॉक का जो भी, चट्टान का जो भी स्ट्रक्चर है उसकी लूजनिंग कर देना। ओके, एंड स्वीपिंग अवे ऑफ द मटेरियल बाय द रिवर वाटर इटसेल्फ। ओके, चौथा है सर एट्रिशन, संघर्षण। ठीक है, दैट इज वियर एंड टियर ऑफ ट्रांसपोर्टेड मटेरियल देमसेल्फ, आपस में रोल हो रहे हैं। व्हेन दे रोल एंड कोलाइड इनटू वन अनदर, जब नदी बह रही है, जब ऊपर से नदी आ रही है, पानी बह रहा है, उसके बीच में मटेरियल है, जैसे हाइड्रोलिक एक्शन हुआ, हाइड्रोलिक एक्शन से कुछ कुछ मटेरियल आ गया हमारे पास। ठीक है ना, कोई, जैसे ये नदी बह रही है, जैसे नदी बह रही है, इसके बीच में कुछ पत्थर है, कई पत्थर हैं, काफी सारे पत्थर हैं। जब वो रोल होते हैं यानी आपस में घिसते हैं एंड कोलाइड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एग्जांपल कोर्सर बाउल्डर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर स्टोन, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं छोटे पत्थरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एंगुलर एजेस क्या होती है, स्मूथ हो जाती है और राउंडेड टू फॉर्म द पेबल्स। समझ में आया ये? चारों समझ में आया? चारों क्या चीजें पढ़ी हैं हमने? रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेसेस, कोरिजन एंड एब्रेजन, दूसरा कोरोजन और सॉल्यूशन, डिफरेंस जरूर समझना। हाइड्रोलिक एक्शन और एट्रिशन। ओके, उसके बाद आता है सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द कोर्स ऑफ अ रिवर। कोर्स मतलब जो रिवर का रास्ता है। ठीक है ना, तीन तरह के कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडल और वैली कोर्स, एंड द लास्ट वन इज लोअर और प्लेन कोर्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम कहाँ चला गया भाई, ये आ गया। अपर कोर्स, जैसे ये पहाड़ है, यहाँ से नदी निकली है, ये अपर कोर्स ऊपर से निकली, बहते 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 मिडिल कोर्स रास्ते में, और यहाँ पे प्लेन पे आ गई। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में आपके सी में मिल गई, समुद्र में मिल गई। जिसने डायग्राम समझ लिया ना, उसको अगली कहानी बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो दिमाग खोल के बैठना। अपर कोर्स में बेसिकली इरोजन होगी, सबसे ज्यादा मेन प्रीडोमिनेंटली जो चीज होगी वो इरोजन होगी। ठीक है ना, ऊपर से आएगा मैकेनिकल ग्राइंडिंग हो रही है, हाइड्रोलिक एक्शन हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन हो रहा है, कोरेजन हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। ठीक है, इससे सारी क्या हो रही है, इसमें इरोजन हो रही है प्रीडोमिनेंटली। और इसमें क्या हो रही है मेजरली, मतलब प्रीडोमिनेंटली क्या हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। यानी कि जो भी कोर्सर मटेरियल वगैरह है वो सारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। मतलब होती तो साइमल्टेनियसली है, बट आपको बता रहा हूँ मिडिल कोर्स में ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होती है प्रीडोमिनेंटली। और लोअर कोर्स में यानी प्लेन में, जैसे ऊपर से कोई चीज बहती आ रही है, बहती आ रही है, तो नीचे वाले कोर्स में क्या होगा, ऐसी बात है ना, बिछा देगी वो, जो भी अपने साथ मटेरियल पार्टिकल्स लेकर आई उसको बिछा देगी प्लेन में, दैट इज डिपोजिशन। ई टी डी, ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, अपर कोर्स में इरोजन, देन ट्रांसपोर्टेशन, एंड आफ्टर दैट डिपोजिशन। क्लियर है सर?
अब पढ़ेंगे ध्यान से कोर्स के बारे में। अपर कोर्स में क्या होता है, लोअर कोर्स में क्या होता है। सबसे पहले अपर कोर्स, जिसको माउंटेन कोर्स भी बोलते हैं, मैंने आपको अभी डायग्राम में भी बताया, ऊपर से पहाड़ में से नदी निकलती है। ओके, तो ध्यान रखेंगे अपर कोर्स, और जिसको माउंटेन कोर्स बोलते हैं, बिगन्स एट द सोर्स ऑफ द रिवर, जहां से रिवर का सोर्स है, यानी उद्गम स्थल, हिंदी में उद्गम स्थल बोलते हैं, जहां से नदी निकल रही है। नियर वाटर शेड और अ क्रेस्ट ऑफ माउंटेन रेंज, यहां से नदी निकल रही है क्रेस्ट से। ओके, इसके फीचर्स क्या है, मतलब कि यहाँ पे होता क्या है, एक तो होती है सर वर्टिकल कोरेजन, यहाँ पे होती है वर्टिकल कोरेजन। वर्टिकल कोरेजन अभी बताई थी, डाउनवर्ड डाउनवर्ड एक्शन, याद है ना, भूल तो नहीं गया, अभी डायग्राम भी दिखाया था यार, बड़े बेरहम हो यार, बार बार दिखाऊं क्या। ये देखो, दिखाया था ना, डीपन द रिवर चैनल, शुक्र है अल्लाह का, याद है। ये देखो सर, वर्टिकल ओरिजिन, रिवर इज वेरी स्विफ्ट, इट डिसेंड द स्टीप स्लोप एंड प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ वाटर। ठीक है ना, वो जो स्टीप स्लोप है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, एंड प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑफ वाटर। उसके बाद आते हैं सर जॉर्जिस, जॉर्जिस बनते हैं यहाँ पे। ये कोर्स में बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें बन रही है, मतलब ऊपर वाली, ऊपर से रिवर आ रही है तो क्या क्या, मतलब कि लैंड फॉर्म्स पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या बनेगी। पहली हुई सर वर्टिकल कोरेजन होगी सबसे ज्यादा अपर कोर्स में, ठीक है। दूसरी होगी सर जॉर्जिस बनेंगे। जॉर्जिस क्या होती है सर, जॉर्जिस अ डीप नैरो वैली, ठीक है। ऐसा कि आपको पिक्चर में दिखा देते हैं, इस तरह से, इस तरह से बनी होती है, कई बार आपने पिक्चरों में भी देखा होगा यार, इनको बोलते हैं जॉर्जिस, ठीक है। आपको ये देखो, इस तरह से बनी होती है पहाड़ों के बीच में, मूवीज में देखो होगा, यहाँ पे वो गुंडे वुंडे पीछे पड़े होते हैं तो वो हीरो यहीं पे लेके आते हैं, तो जॉर्जिस में लेके आते हैं, देखा होगा, यहाँ पे बैठते हैं, फिर वो रोटी वगैरह यहीं पकाते हैं जॉर्जिस में, पता होगा, बच्चे समझदार हैं, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो जॉर्जिस क्या होती है सर, डीप नैरो वैली होती है सर, ठीक है। रॉक्स आर वेरी रेजिस्टेंट, वैली इज नैरो एंड साइड्स आर सो स्टीप दैट जॉर्जिस आर फॉर्म्ड। साइड्स आर सो स्टीप मतलब इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, देख रहे हो, हाइट, साइड्स आर सो स्टीप दैट जॉर्जिस आर फॉर्म्ड। ये बीच में जो रिवर ने कटिंग किया, ये सारी जो रास्ता बनाया ये रिवर ने बनाया, कटिंग कर करके, टेढ़ी मेढ़ी जो कटिंग करी है ये रिवर ने करी है। ओके, डीप नैरो वैली, ये थोड़ी डीप होती है, ठीक है ना। वर्टिकल कोरेजन से क्या होगा, डाउनवर्ड कोरेजन होगी ना, डाउनवर्ड इरोजन होगी, इसलिए थोड़ी डीप होगी, तो साइड की जो स्टीप्स हैं वो ज्यादा हाइट वाले होंगे, ठीक है। और रिवर नीचे की तरफ होगी, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में भी, इसमें, ठीक है ना। वर्टिकल कोरेजन हुई है ना नीचे की तरफ, तो जो बेड है वो ज्यादा नीचे ही रोड हुआ है। ओके, और यहाँ से नदी ने रास्ता बनाया, इस तरह से जॉर्ज बनाया, इसको जॉर्ज बोलते हैं। डीप डीप नैरो वैली, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, डीप नैरो वैली, रॉक्स आर वेरी रेजिस्टेंट and valley is narrow and sides are so steep that gorges are found. Example, Indus Gorge in कश्मीर, एग्जाम्पल भी हमने लिख लिया। उसके बाद होता है सर कैनियन। कैनियन क्या होता है, ये जॉर्ज से थोड़ा सा बड़ा होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे, जॉर्ज से बड़ा होता है। एरिड रीजन, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, उन वहां पे काफी कम बरसात होती है। इट वाइडन्स द वैली साइड, it widens the valley side and river cuts deep into the valley floor and which led to precipitous valley and called canyons। वो कहता है, जैसे कि आपको पहले पिक्चर में कैनियन दिखा देते हैं, कैनियन थोड़ा बड़ा होता है, ये साइड में इरोजन होती है जिससे काफी वाइड होता है एज कंपेयर टू जॉर्ज, जॉर्ज से बड़ा होता है, ठीक है। कैनियन का एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल ग्रैंड कैनियन इन, कहाँ पे है ग्रैंड कैनियन, कोई बताएगा, बिना गूगल करे बताना यार, ग्रैंड कैन्यन कहाँ पे है, जल्दी बताओ, ग्रैंड कैन्यन नहीं पता, अरे यूएसए में, यूएसए में ग्रैंड कैन्यन इन यूएसए। ओके,
और कौन सी रिवर बह रही है उसमें, ये ग्रैंड कैन्यन की पिक्चर है, ठीक है, और कौन सी रिवर बह रही है, रिवर कोलोराडो, कोलोराडो रिवर। ओके, जो भी चीज करो उसका एग्जांपल जरूर लिखो, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, और एक पिक्चर जरूर गूगल कर लिया करो, उससे क्या होता है ना, क्लैरिटी हो जाती है। कैन्यन जॉर्ज से बड़ा है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन समझेंगे। कैन्यन कहाँ पे होगा, एरिड रीजन में, शुष्क क्षेत्र में, जहाँ पे बरसात काफी कम होती है, विच वाइडन्स द वैली साइड, ठीक है ना, एंड रिवर कट्स डीप इनटू द वैली। जहाँ शुष्क क्षेत्र होंगे वहां पे कौन सी चीज ज्यादा एफिशिएंट होगी, मैंने आपको बताया था, डेजर्ट में कौन सी चीज ज्यादा एफिशिएंट होती है, शुष्क क्षेत्रों में, भी बताया था यार जब चली थी हमारी क्लास। विंड्स, वेरी गुड हरसिमरन, वेरी गुड सोफिया। विंड ज्यादा एफिशिएंट होगी ना, तो विंड क्या करेगी, इट वाइडन्स द वैली साइड, साइड वाइज इरोजन करेगी, एंड रिवर कट, रिवर अपना काम कर रही है, ठीक है, जिससे क्या होगा, कैन्यन बढ़ेंगे, ठीक है ना। उसमें क्या है, उसमें कैन्यन नहीं बन सकते क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं काफी स्टीप है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, जॉर्ज बोलते हैं। ओके, वो कहते हैं यहाँ नोट करने वाली बात है, जॉर्ज इज स्मॉलर देन कैन्यन, although both words are used to describe the deep narrow valley with a stream of river running along their bottom, ठीक है ना। दोनों में यही है कि जो रिवर है वो नीचे बह रही है, जैसे कैन्यन में, जॉर्ज में भी यही है और कैन्यन में भी यही है, बट कैन्यन थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेरेटिव टू जॉर्ज। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। आई होप ये समझ आया होगा। अपर माउंटेन कोर्स अभी हम कर रहे हैं और फीचर्स कर रहे हैं, पहले वर्टिकल कोरिजन समझ आई, उसके बाद जॉर्जिस समझ में आए, उसके बाद कैन्यन। ओके, ये भाई साहब सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, सीधा मतलब सीधा पूछ लेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉर्ज एंड कैन्यन, सीधा पूछेगा। उसके बाद आता है सर आपका अपर माउंटेन कोर्स में रिवर कैप्चर और रिवर पायरेसी और रिवर बी हेडिंग। रिवर कैप्चर, रिवर पायरेसी, कुछ नाम से कुछ क्लियर हो रहा है, कुछ रिवर कैप्चर से मतलब, चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर क्लियर हो जाएगा। डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय अनदर रिवर, यानी कि एक नदी बह रही है, ओके, एक नदी बह रही है, जैसे सपोज करो ये नदी है और ये है सर आपकी दूसरी नदी, ठीक है। अब कुछ समय बाद ये रिवर थोड़ी सी ऐसे होने लगी, ठीक है, और इसने ये वाली रिवर को अपने साथ मिला लिया, ठीक है, और इसकी यहाँ से कटिंग होगी क्योंकि यहाँ पे कुछ मटेरियल इकट्ठा हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं सर बी हेडिंग, यानी दूसरे का सिर काट के अपने साथ जोड़ लेना, ठीक है, जिसको बोलते हैं रिवर कैप्चर और रिवर पायरेसी। अभी डायग्राम दिखाते हैं आपको, क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन पढ़ो पहले। डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय अनदर रिवर, मतलब उसका जो पाथ है वो डाइवर्ट कर देना, उसका डाइवर्ट कर दिया ना पाथ, ठीक है। रिवर विच कैप्चर द कोर्स ऑफ अनदर रिवर इज नोन एज कैप्चरिंग रिवर। तो यहाँ पे ये वाली रिवर क्या हुई, कैप्चरिंग रिवर। इट्स डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग, दैट इज हेडवर्ड इरोजन, इसको हेडवर्ड इरोजन बोलते हैं। आप पिक्चर देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये बी रिवर है, पायरेटेड स्ट्रीम, यानी कि इससे पायरेट किया, और ये है पायरेटिंग स्ट्रीम, जो पायरेट करेगी, मतलब इसमें से इसकी कटिंग करेगी। ये बीच में दोनों रिवर के बीच में क्या है, डिवाइड है, और जिसको बोलेंगे वाटर शेड, ठीक है ना। दो नदियों के बीच के डिवाइड को क्या बोलते हैं, वाटर शेड। ओके, अब होगा क्या सर, कुछ समय बाद क्या होगा, ये रिवर जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में बताया था, इस यहाँ पे मिल जाएगी ऐसे, ठीक है, कुछ समय बाद, और इसकी इसकी कटिंग हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ, पिक्चर में देख सकते हो, इधर से कटिंग होके इसके साथ मिल गई, ठीक है। ये रिवर कैप्चर बिफोर कैप्चरिंग द स्ट्रीम, और ये है सर आफ्टर कैप्चरिंग द स्ट्रीम। ओके, और ये होगी सर पायरेटिंग स्ट्रीम, ए वाली, क्योंकि इसने इससे पायरेट किया, और ये पायरेटेड स्ट्रीम होगी। ये होगी सर एल्बो ऑफ कैप्चर, मतलब जो हिस्सा हमने कैप्चर किया, जिसकी बी हेडिंग हुई है। ओके, ये वाई है सर विंड गैप, एंड जेड इज द बी हेडेड स्ट्रीम और मिसफिट। ये क्या है, बी हेडेड स्ट्रीम, मतलब कि इसका सर कट चुका है। ओके, तो डेफिनेशन दोबारा से पढ़ेंगे, क्या है होता है रिवर कैप्चर में, होता क्या बेसिकली, डाइवर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द कोर्स ऑफ अ रिवर
बाय अनदर रिवर, मतलब उसका पार्ट डाइवर्ट कर दिया हमने, ठीक है, दूसरी नदी ने। समझ में आया? बड़ा सिंपल सा यार। रिवर विच कैप्चर द कोर्स ऑफ अनदर रिवर इज नोन एज कैप्चरिंग रिवर, ठीक है। इट्स डेवलपमेंट डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट रेट ऑफ बैक कटिंग, दैट इज हेडवर्ड इरोजन। ओके, ये अपर कोर्स में ही चल रहा है अभी तक। उसके बाद अपर कोर्स में आता है सर रैपिड्स, कैटरैक्ट्स और वाटरफॉल। आपको पिक्चर दिखाऊंगा, बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। पहले हम पिक्चर देखेंगे, फिर उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। रैपिड्स क्या होते हैं, पिक्चर से समझ आ जाएगा। ये सर रिवर शाफ्टिंग की होगी कभी? नहीं की होगी तो देखी तो होगी, एटलीस्ट मूवीज में देखी होंगी इस तरह से। तो इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे करके नहीं चलते, ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके चलते हैं ना। अच्छा, की है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है यार। हाँ, तो देखा है आपने, इसमें रॉक्स होती हैं, उसमें ऊपर ऊपर नीचे चलते हैं, तो ये देख रहे हो, इस तरह से होता है, अप डाउन अप डाउन। हाँ, लाइक वेव्स, बिल्कुल सही बात। अप डाउन होता है ना। वो अप डाउन किस वजह से होता है? क्योंकि कहीं पे सॉफ्ट रॉक होती है, कहीं पे हार्ड रॉक होती है। जैसे कि अभी आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, ये देख लो, कहीं सॉफ्ट रॉक होती है और कहीं हार्ड रॉक होती है, तो इस वजह से ये अप डाउन रहता है। ओके, इसको बोलते हैं सर रैपिड्स, ठीक है ना। जहां रिवर शाफ्टिंग करो ना, तो रिवर शाफ्टिंग वाले भाई के थप्पड़ मार के कहना, कहना भाई तेरे को पता है ऊपर नीचे क्यों हो रही है? तो कहेगा अरे भगवान जी कर रहे हैं। थप्पड़ मार के खींच के उसके मुंह पे कहना, कहना भाई ये रैपिड होते हैं, तेरे को पता नहीं, हार्ड और सॉफ्ट रॉक की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ज्यादा बोलेगा तो उसको डेफिनेशन सुना देना। वो कहता है अक्कर एट एनी पार्ट ऑफ रिवर कोर्स। वो कहता है कि जरूरी नहीं अपर कोर्स में हो, ये किसी भी रिवर कोर्स के पार्ट में हो सकते हैं, बट ज्यादातर किस में होते हैं? माउंटेन कोर्स में होते हैं, यानी अपर कोर्स में होते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब ये होते किस वजह से हैं? ड्यू टू अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक। अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक traversed by a river, the outcrop of a band of hard rock may cause river to jump। वो कहता है कि आउटक्रॉप ऑफ बैंड ऑफ हार्ड रॉक, जो सा हार्ड वाला होता है, वो रिवर को जंप करने में हेल्प करेगा और फॉल डाउन द स्ट्रीम, ठीक है, जिसकी वजह से रैपिड्स बनेंगे। इसको रैपिड्स बोलते हैं, ठीक है। सिमिलर फॉल ऑफ ग्रेटर डायमेंशन, और इसी तरह के फॉल हो लेकिन वो बड़े डायमेंशन के, उसको बोलते हैं कैटरैक्ट्स। उसको बोलते हैं कैटरैक्ट्स। कैटरैक्ट्स का डायग्राम शायद मैंने नहीं बनाया, नहीं बनाया। वो उसको बड़े वाले एरिया में उसको कैटरैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि व्हेन रिवर प्लंज डाउन इन अ सडन फॉल, और रिवर एकदम से हाइट से एकदम से सडनली फॉल कर दे, उसको बोलते हैं सर वाटरफॉल, ठीक है ना। ये तो देखी होगी यार आपने, वाटरफॉल तो देखी होगी। नहीं देखी होगी, जिन बच्चों ने असली में नहीं देखी होगी उन्होंने मूवीज में जरूर देखी होगी, ठीक है ना। ये देख रहे हो सर वाटरफॉल, ऊपर से नदी आई, नदी नीचे गिरी, ऊपर से नदी आई, नदी नीचे गिरी, ठीक है। अब कुछ समय बाद क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा भर जाएगा। अब ये वाला पानी यहाँ की इरोजन करनी शुरू कर देगा। सर जब यहाँ की इरोजन करनी शुरू कर देगा, तो ये वाला पोर्शन जो है ये वीक हो जाएगा, और ये जो इसको सपोर्ट कर रहा है इसको सपोर्ट नहीं करेगा, और थोड़े टाइम बाद ये वाला पोर्शन कट के नीचे गिर जाएगा, जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो छोटा छोटा होता चला जा रहा है। द रीजन बीइंग इज कि जो नीचे वाला पार्ट, जो सपोर्टिव पार्ट था, वो इरोड हो रहा है धीरे धीरे। रिवर इसको क्या कर रही है? इरोड कर रही है, ठीक है ना। ये है फॉर्मेशन ऑफ अ वाटरफॉल, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ऊपर वाली रॉक याद रखना हार्ड रॉक होती है, और नीचे वाली रॉक सॉफ्ट रॉक होती है, क्योंकि हार्ड रॉक के ऊपर ही तो स्ट्रीम फ्लो करेगी ना। अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो एकदम से नहीं फ्लो कर पाएगी। ओके, उस ये समझ में आया? ये तो हो गया अपर कोर्स। अपर कोर्स में देख लो क्या क्या चीजें आई हैं। अपर कोर्स में आया सर आपका, काफी चीजें आ गई वैसे अपर कोर्स में। वर्टिकल कोरेजन, डाउनवर्ड कटिंग। जॉर्जिस, सर वो झरना था जहां हीरो हीरोइन को लेके जाता है गुंडों से बचाने के बाद, काली पहाड़ी के पीछे। जॉर्ज, डीप नैरो वैली। दूसरा सर कैन्यन, बड़े वाला, जॉर्ज से बड़ा, ठीक है ना। कैन्यन, ग्रैंड कैन्यन, यूएसए। ये अपर कोर्स की बात हो रही है। उसके बाद हमने पढ़ा सर रिवर कैप्चर और पायरेसी, और रिवर पायरेसी और रिवर बी हेडिंग, ठीक है ना। एक नदी ने दूसरे नदी का सर काट दिया और अपने साथ जोड़ लिया, रिवर पायरेसी होगी इसकी। रिवर कैप्चरिंग बोल लो, रिवर बी हेडिंग बोल लो, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा रैपिड्स, कैटरैक्ट्स और वाटरफॉल। रैपिड्स क्या होते हैं सर? रिवर शाफ्टिंग वाले, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का
ठीक है ना, मिश्रण, अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक ट्रेवर्स्ड बाय अ रिवर, द आउटक्रॉप ऑफ अ बैंड ऑफ हार्ड रॉक may cause river to jump or fall down the streams which led to rapids are formed। ठीक है, और सिमिलर फॉल्स अगर ग्रेटर डायमेंशन के हो जाएं उसको बोलते हैं कैटरैक्ट्स। ओके, एंड व्हेन रिवर प्लंज डाउन इन अ सडन फॉल ऑफ सम हाइट, ठीक है, उसको वाटरफॉल बोलेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है वाटरफॉल में कि ये जो सी ऊपर वाली रॉक होती है जिससे रिवर फॉल आउट कर रही है वो होती है सर आपकी हार्ड रॉक, हार्ड रॉक, और नीचे वाली होती है सॉफ्ट रॉक। ओके, जैसे कि पिक्चर में ही दिखाया हुआ। ओके, और ये नीचे जो इरोडेड डेब्रिस होता है, मतलब जो पत्थर कण वगैरह इरोड होके नीचे गिर रहे हैं, तो ये नीचे क्या बनाते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं इसको, ये चीज ध्यान रखना। ये जीसी लोंग की पिक्चर्स हैं जो सी मैंने डाली हुई है। ठीक है, कुछ एक दो जो कलरफुल पिक्चर है वो नेट से ऑनलाइन लिए हैं। ओके, तो जो भी चीज करो ना, अगर सपोज आपको नहीं समझ आ रहा, रैपिड्स नहीं समझ आ रहा, सबसे पहले ना आप रैपिड लिख के आप गूगल पे इमेजेस पे क्लिक करो कि हाँ यार एक बार देख लूं क्या चीज होती है, क्योंकि जो चीज नहीं देखोगे तो दिमाग में कैसे सेट होगी। अभी आपके दिमाग में सेट होगी रिवर शाफ्टिंग करें या रैपिड्स है भाई, रिवर शाफ्टिंग वाले भाई के 3-4 थप्पड़ मार के उसको बताना है भैया रैपिड्स ये होते हैं। ठीक है ना, अनइक्वल रेजिस्टेंस ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक, इसे समझाना उसको। ठीक है ना, और मेरे भाई अगर इससे बड़ी वाली डायमेंशन के हैं तो वो क्या है, कैटरैक्ट्स हैं। ठीक है ना, क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। उसके बाद शुरू करते हैं सर मिडिल कोर्स और वैली कोर्स, इसको बोलते हैं मैच्योर एज। ठीक है ना, अपर कोर्स हो गया जिसको माउंटेन कोर्स बोलते हैं, दूसरा है सर मिडिल कोर्स और वैली कोर्स। ठीक है, ये मैच्योर एज होती है। ये चीज पढ़ते हैं आप सर, एक मिनट जरा जलपान कर लें, चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, वैसे आप करने बैठोगे तो आपको शायद एक दिन पूरा लग सकता है अगर कंटिन्यूसली पढ़ोगे, नोट्स भी बनाओगे, एक दिन 2 दिन लग सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर पढ़ोगे तो 5वां चैप्टर, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको आज ही खत्म करवा दें। और कोई क्लास है क्या आप लोगों की आज, अभी क्लास है क्या इसके बाद, इसके बाद कोई क्लास है क्या, कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे बेटा? अच्छा 3 बजे, अरे बाप रे बाप, वो तो बड़ा टाइम पड़ा, तब तक तो डंडे काट देंगे हम। 3 साढ़े 3 बजे, ओके। हम्म, तो आ जाओ। ठीक है, अपर कोर्स में क्या होती थी अभी तक हमने पढ़ा था, वर्टिकल कोरेजन दैट इज डीप कटिंग। ओके, लेकिन मिडिल कोर्स में क्या होती है सर, लिटरल कोरेजन दैट इज साइडवेज इरोजन, दैट इज साइडवेज मैकेनिकल ग्राइंडिंग, लिटरल कोरेजन होती है इसमें मिडिल वैली कोर्स में। ओके, इट रिप्लेस द वर्टिकल कोरेजन, जैसे होना एक्टिव इरोजन ऑफ बैंक वाइडन्स द वी शेप वैली, ये तो अंडरस्टूड है हमारा। लेटरल तो क्या करेगी, वाइड करेगी, वी शेप वैली को वाइड करेगी, और वर्टिकल कोरिजन क्या करेगी, डीप करेगी वी शेप वैली को। ठीक है, दैट इज जब वाइड करेगी, जब एक चीज है उसकी वाइडनेस बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, रिवर का वॉल्यूम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा सर। अंडरस्टूड है ना, कॉमन सेंस की बात चल रही है। ठीक है, और विच लेड टू द रिवर लोड इंक्रीज, रिवर का लोड भी बढ़ेगा मेरे भाई। ठीक है ना, देयरफॉर वर्क ऑफ द रिवर इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसपोर्टेशन विद सम डिपोजिशन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ डिपोजिशन भी होगी यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारी जेब बड़ी हो रही है। ठीक है ना, पैसा ज्यादा बड़ा है, पैसा ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। तो यानी कि देयरफॉर द वर्क ऑफ रिवर इज प्रीडोमिनेंटली ट्रांसपोर्टेशन विद सम डिपोजिशन। उसके बाद आते हैं सर इंटरलॉकिंग स्पर्स। ठीक है ना, दोनों चीजों में, अपर कोर्स में मिडल वैली कोर्स में सबसे पहले हमने इरोजन लिखनी है, कौन सी इरोजन है इसमें, कौन सी कोरिजन होगी, जैसे उसमें वर्टिकल थी इसमें लेटरल थी। उसके बाद उनके जो जोन से भी लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, जैसे इसमें बने हैं अब इंटरलॉकिंग स्पर्स। इंटरलॉकिंग स्पर्स का हम डायग्राम देख लेते हैं। ये सर, ये होते हैं स्पर्स, इंटरलॉक, इंटरलॉक हो रही है ना दो पहाड़ी आपस में इंटरलॉक हो रही है, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग स्पर्स।
आपको इसका असली वाला डायग्राम दिखाते हैं। ये देखी होंगी इस तरह से पहाड़ियां, आपने देखी है पिक्चर विक्चर में, देखी होंगी कभी कहीं, या असली में भी देखी होंगी। जो हिल स्टेशन वगैरह भी रहते होंगे बच्चे, या हिल स्टेशन कभी घूमने गए होंगे, लाइव भी देखे, असली में देखी है। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, देवी जी आपको बधाई हो। तो ठीक है, इसको बोलते हैं सर इंटरलॉकिंग स्पर्स। डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो कहते हैं रिवर meanders from side to side, spurs form first on one side of the valley, okay, then the other, so they alternate from bank to bank। ठीक है, वो कहते हैं रिवर इस तरह से meander करती है, यानी इस तरह से सांप की तरह जाती है साइड टू साइड, जिससे क्या होता है स्पर पहले बनता है एक तरफ, ठीक है, उसके बाद बनता है दूसरी तरफ। तो इस तरह करके इस तरह से स्पर बनना शुरू हो जाता है। मतलब वो हिंदी में एक वर्ड होता है खोपचा, वो कहते हैं ना चल आजा खोपचे में लेके चलें तेरे को, समझते हो खोपचा? खोपचा समझते हो, सुना है कभी? ऐसे बोलते हैं चला तेरे को खोपचे में लेके चलता हूँ बेटे, तूने मेरे दोस्त को हाथ कैसे लगा दिया ऐसे, मतलब सुमड़ी में, सुमड़ी बोलते हैं बॉम्बे की भाषा में। हाँ कोने में, कोने में, हिंदी में कोने में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये खोपचे बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलेंगे इंटरलॉकिंग स्पर्स। ठीक है, जैसे कि रिवर, वो देख अंग्रेज, कॉर्नर, हाँ कॉर्नर कॉर्नर, ठीक है। तो रिवर meander from side to side, spurs form one first on one side of the valley, then the other, so they alternate from bank to bank। if you look along, ये along है सॉरी h लिख दिया, if you look along the valley spurs, it seems to join together and interlock। अगर आप देखोगे वैली, इवन की आप यहाँ पे भी देखोगे, ये ऐसे लग रहा है कि ये ज्वाइंट है, बट ये ज्वाइंट नहीं है, ये बीच में से देवी और सज्जनों इसमें से रिवर निकल रही है, ठीक है। तो ये है सर इंटरलॉकिंग स्पर, ओके। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्पर का मतलब क्या होता है, रिजेस विच प्रोजेक्ट डाउनवर्ड्स फ्रॉम क्रेस्ट ऑफ माउंटेन एज वाटर पार्टिंग, मतलब कि वाटर का पार्टीशन हुआ पड़ा है, ठीक है, इसमें से पानी निकल रहा है, इंटरलॉकिंग स्पर्स बन रहे हैं, ओके। उसके बाद आता है सर आपका मियांडर्स। मियांडर्स तो मैंने अभी आपको बताया, मियांडर्स का होता है ऐसे इस तरह से सांप की तरह। गाना सुना होगा, लहरा के बलखा के, बलखा के लहरा के, आग लगा के दिलों को धड़का के, कर तू इशारा, शरारा शरारा, देवी जी का गाना है एक। तो मियांडर्स भी वैसे ही है सर, लहरा के बलखा के, ऐसे नदी चलती है सर, वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी, सेल्डम फ्लो स्ट्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत धीरे धीरे चलती है लॉन्ग डिस्टेंसेस का। अ वाइंडिंग कोर्स सून डेवलप, सर वाइंडिंग होती है ना वो, इस तरह से, हाँ बस बस बस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो कहते हैं irregularities of ground which led to force the river swing into loops forming meanders। हाँ भाई, हमारे घर में भी लगा हुआ है टीवी टूवी, देख लेते हैं हम भी। बहुत गाने आते हैं आपको, हमारा पहले ऑर्केस्ट्रा का काम था, शादी ब्याह में गाते थे, इसलिए आते हैं। ये देखो सर, ये है मियांडर्स सर, मियांडर्स तो भूलेंगे नहीं अब पूरी जिंदगी। लहरा के बलखा के, बलखा के लहरा के, आग लगा के करे तू इशारा, शरारा शरारा। ये देखिए सर, इस तरह से लहरा के बलखा के चल रही है सर रिवर, देख रहे हो सर। ये हो गया सर मियांडर्स, मियांडर्स करना सर सांप। तो सर आप अपनी ये डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो सर। किसी को आपने कहना हो, कोई लहरा के चल रही हो देवी जी, कई लौंडे भी होते हैं लहरा के चलते हैं, कह रहे भाई मियांडर कर रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरह से कहने का मतलब ये है कि भैया पता होना चाहिए किस बंदे की कैसी चाल है, ताकि आप उसे समझा सको साइंटिफिक भाषा में, ज्योग्राफी में समझा सको। अरे यार इधर, हाँ, इधर सही है भैया, ठीक है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे भाई, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है ना, तो भाई जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना।
अपनी जब तक डेली लाइफ से नहीं जोड़ोगे ना, तो चीज का मजा भी नहीं आएगा और चीज समझ भी नहीं आएगी। ठीक है ना? आपने छोटे भाई को थप्पड़ मार दिया, वो ठीक है, सुबह उठते सार क्योंकि उसने मैगी नहीं दी, खींच के थप्पड़ मारा, बहुत मारा तुमने उसको। ठीक है, बदतमीजी भी कर रहा था, बहुत मारा। ठीक है, शाम को गए, 50,000 उसको पकड़ा दी, जा बेटा याशी कर। ठीक है, अब इस इवेंट को कौन से हिस्ट्री के कौन से इवेंट के साथ जोड़ोगे? बताएगा? 1857 रिवोल्ट। पहले अंग्रेजों ने मारा सर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगाया था। उसके बाद डलहौजी ने मारा सारों को, सारे राजाओं को मारा। ठीक है ना? और उसके बाद क्या होगी सर? पहले तो मारा 1857 रिवोल्ट में, उसके बाद 1858 में क्या कर दी सर? क्वीन विक्टोरिया डिक्लेरेशन, जिसको नवंबर डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। पता है ना आपको? दिल्ली दरबार लगा था, बोल तो नहीं के? ठीक है ना? वही सर, बचपन में पहले सुबह उठ के पहले भाई को मारा और शाम को 50,000 दे दी, जा बेटा याशी कर। तो भाई भी खुश। तो ये तरीका होता है सर, घर में ना कुछ भी हो जाए ना सर, सबका इलाज है पैसा। इवन की बाहर भी, तो जैसे कि आप हिस्ट्री में भी देखोगे कि अंग्रेजों ने कितने, पहले तो उनको थप्पड़ मारते थे और फिर लॉलीपॉप दे देते थे शाम को। ठीक है ना? उजाला नहीं फेस सर आपकी मिस लाइट। अरे भाई इधर बैठ जाए, आप दिख रहा है थोड़ा, अभी सही है, अभी सही है, अभी सही है। हाँ, सुलह कर ली। वो भाई भी खुश हो गया ना। भाई ने कहा भैया ने थप्पड़ मार दिया, बदले बदले की भावना उसके अंदर बहेगी। शाम को गए आप, ये बेटा 50,000 रुपए जायश कर। भाई भी खुश, अरे भैया, अरे भैया ने 50,000 रुपए दिए, भाई खुश। वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को थप्पड़ मार दिया आपने, जैसे मान लो छोटे भाई बहन हो गए, बहुत ही छोटे, ठीक है ना, छठी सातवीं में पढ़ते हैं। शाम को माजा वाजा लेके दे दिया अपना, चिप्स विप्स लेके दे दिए, टीवी के आगे बैठे हैं एकदम लाते चौड़ी फैला के, अरे भैया ऐश करो जाओ, क्या तुम भी याद रखोगे? ठीक है ना? तो कहने का मतलब है कि जब आपने मारा है ना, तो मारने के बाद एक चीज सीखनी है, उसको मनाना कैसे है। अंग्रेजों से ये चीज सीखने वाली है मेरे भाई। तो जितने भी इवेंट्स देखोगे ना आप हिस्ट्री में, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, जलियांवाला बाग मसैकर, जितने भी हुए हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने लॉलीपॉप दिया, यानी पहले मारो, ती भर के मारो, उसके बाद सोचो कि इसको कवर अप कैसे करना है, उसके बाद लॉलीपॉप देना। दिस इज द आर्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ठीक है ना सर? तभी कहानी बनेगी आपकी। तो हम यहाँ पे थे मियांडर्स के ऊपर, लहरा के बल खा के, वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी, seldom flow straight for long distance, या वाइंडिंग कोर्स soon develop। इस तरह से वाइंडिंग, ठीक है ना, से फेंसिंग होती है। इरेगुलरिटीज ऑफ द ग्राउंड फोर्स द रिवर टू स्विंग इन लूप्स। वो कहते हैं कि ग्राउंड की इरेगुलरिटीज की वजह से इट फोर्स द रिवर टू स्विंग इन लूप्स विच फॉर्मिंग द meanders। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। उसके बाद आया सर रिवर क्लिफ्स और स्लिप ऑफ स्लोप्स। ठीक है, व्हेन फ्लो ऑफ वाटर एंटर्स द बेंड ऑफ द रिवर इरोडिंग द आउटर बैंक इनटू अ स्टीप रिवर क्लिफ। ओके, रिवर क्लिफ क्या होता है सर? व्हेन फ्लो ऑफ वाटर एंटर द बेंड ऑफ द रिवर एंड इरोडिंग द आउटर बैंक इनटू अ स्टीप रिवर क्लिफ, मतलब एक रिवर की क्लिफ बन जाएगी, जैसे कि पिक्चर में दिखाया होगा, शायद मैंने नहीं दिखाया। ओके, तो इसको पिक्चर में दिखाएंगे आपको बाद में, इसकी पिक्चर नेक्स्ट नेक्स्ट उसमें दिखाएंगे। ओके, अभी के लिए इतना समझ लो, व्हेन फ्लो ऑफ वाटर एंटर्स द बेंड ऑफ द रिवर इरोडिंग द आउटर बैंक इनटू अ स्टीप रिवर क्लिफ। जैसे मान लो ये रिवर मियांडर हो रही है ना, ऐसे सपोज करो कोई दूसरी रिवर आ गई है, यहाँ से इरोड होके अलग से क्लिफ बना देगी। सर सारे लगभग एक ही जैसे हैं, हाउ टू डिस्टिंग्विश? अरे एक ही जैसे कैसे हैं देवी जी? अलग अलग हैं यार, इंटरलॉकिंग स्पर्स अलग है, ठीक है ना, मियांडर्स अलग है, लेटरल कोरेजन अलग है देवी जी। अलग कैसे, सेम कैसे है? तो यही तो सर, यही तो देवी जी आर्ट है। पेपर में अब यही तो होएगा सर, चार ऑप्शन आएंगे, आप कहोगे सर ये तो एग्जामिनर ने हमें दुखी कर दिया, चार ऑप्शन हमें लग रहे हैं कि आसपास ही हैं, ठीक है ना, लगभग एक ही हैं। तो अब इसमें से चारों में से असली आंसर कौन सा होगा? ठीक है ना? मियांडर्स बता तो दिया पाजी, वाटर फ्लोइंग अंडर ग्रेविटी सेल्डम फ्लो स्ट्रेट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, वाइंडिंग कोर्स सोन डेवलप। ठीक है ना?
irregularities of the ground force the river to sing in loops which form in the meanders। अरे बताया भी यार, गाना दे के बताया, फिर नहीं, फिर पूछ रहे हो दोबारा। कितनी बार, 3 बार तो गाना बोल दिए भाई। शरारा शरारा गाना देख लेना, देवी जी का गाना है, आशा भोसले की आवाज में। ठीक है सर। उसके बाद रिवर क्लिफ के, सॉरी लोअर प्लेन, लोअर कोर्स और जिसको प्लेन कोर्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे सर। लास्ट कोर्स रहेगा अपना। हाँ, लोअर कोर्स और प्लेन कोर्स, ठीक है सर जी। लास्ट में ऑल स्लाइड शो करना। अरे देवी जी, कहने की जरूरत ही नहीं है, हम करेंगे, आपके बिना कहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेनी यार आपने, है ना। शर्माना नहीं है आपने, घबराना नहीं है आपने, आपकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, आपने बेफिक्र रहना है, ठीक है ना। अपना आराम से बैठो कंबल में, ठीक है, एक एक चीज आपको दिखाई देगी यहाँ पे, बेफिक्र रहिए। ओके, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। हाँ सॉरी। तो लास्ट कोर्स की बात हो रही, लोअर कोर्स और जिसको प्लेन कोर्स भी बोलते हैं। ओके, रिवर मूविंग डाउन स्ट्रीम विद डेब्रिस ब्रॉट डाउन फ्रॉम द अपर कोर्स। वो कहते हैं कि रिवर अपने साथ जब डाउन स्ट्रीम में पहुंचती है तो काफी सारा डिप वो लेके आती है, डेब्रिस लेके आती है, ठीक है ना, कंकड़ पत्थर वगैरह, विच इट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द अपर कोर्स, ऊपर से लेकर आती है। तो लेटरल कोरेजन स्टिल गोज ऑन, लेटरल कोरेजन अभी भी चल रही है। लेटरल कोरेजन ये वाली बेटा, साइड फेज वाली। ओके, वर्क ऑफ द रिवर इज मेनली डिपोजिशन। लास्ट कोर्स में मैंने आपको बताया कि मेनली क्या होगी यहाँ पे, डिपोजिशन होगी। अपर कोर्स में इरोजन, मिडिल कोर्स में ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट वन वाले में डिपोजिशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिवर इज इंक्रीज क्योंकि एडिशनल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम। वो कहता है वॉल्यूम ऑफ रिवर यानी कि नदी में पानी बहेगा, सॉरी बढ़ेगा, ठीक है। द रीजन बीइंग इज क्योंकि एडिशनल ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करेंगी मेन स्ट्रीम को, ठीक है। तो इसमें फीचर्स कौन कौन से देखने को मिलेंगे? पहला सर फ्लड प्लेन, जाहिर सी बात है। रिवर इन लोअर कोर्स कैरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्स, इसमें लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट्स होंगे, ठीक है। ड्यूरिंग एनुअल फ्लड्स दीज मटेरियल स्प्रेड ओवर लो लाइंग एडजेसेंट एरिया, ठीक है, ये आसपास के क्षेत्रों में फैल जाते हैं। कोई मेरे को बताएगा फ्लड प्लेन्स फर्टाइल होते हैं या नहीं फर्टाइल होते? कोई बताएगा? आर फ्लड प्लेन्स आर फर्टाइल और नॉट? दे आर फर्टाइल, वेरी गुड, फर्टाइल होते हैं। याद है हमने पढ़ा था भाबर तेराई बांगर खादर, हमने पढ़ा था, भूल तो नहीं गए भाई? हाँ, तो उसमें से कौन सा ज्यादा फर्टाइल है, बांगर और खादर? हाँ, लुवियल प्लेन, बिल्कुल। बांगर, ओके, ठीक है ना। तो वो कहता है कि ड्यूरिंग एनुअल फ्लड्स दीज मटेरियल स्प्रेड ओवर लो लाइंग द एडजेसेंट एरिया, लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, डिपो, बाबर नहीं भाई, बांगर, बाबर तेराई बांगर खादर, ओके। layers of sediments deposited during each flood gradually building the fertile floodplain। जैसे कि यहाँ लिखा भी, अच्छा लिखा हुआ है तभी करके इधर ध्यान चलेगा तुम्हारा, बड़े सियाने हो। तो सेडिमेंट्स की जो लेयर, जो डेब्रिस वगैरह है, ठीक है, ये डिपोजिटेड हो जाएंगी, ठीक है, विच ग्रेजुअली बिल्डिंग द फर्टाइल फ्लड प्लेन। ओके, जैसा कि उसके, अच्छा ये तो हो गया फ्लड प्लेन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जैसे सपोज करो बाढ़ आई, नदी की बाढ़ आई यहाँ पे, सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट हो गए, तो ये क्या बन गया सर? फर्टाइल प्लेन बन गया, ओके। उसके बाद है सर लिविस। लिविस क्या होता है सर? नेचुरल बैंक, ठीक है। आर्टिफिशियल बैंक को भी लिविस बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखना, आर्टिफिशियल बैंक या फिर नेचुरल बैंक। ये बनता कैसे सर? व्हेन रिवर फ्लो नॉर्मली इट्स बेड इज रेज्ड थ्रू अक्यूमुलेशन ऑफ डिपॉजिट। जैसे कि डिपॉजिट, ये रिवर अपने साथ वही जो कंकड़ पत्थर लाई है उसके साथ डिपॉजिट कर दिए, तो साइड में बगल में क्या बन गया? एक बैंक बन गया, ठीक है ना, एक किनारा सा बन गया, ठीक है। accumulation of deposit and material also dropped on the side forming the raised banks, जिसको क्या बोलते हैं? levees, ठीक है। इट इज अ फीचर ऑफ फ्लड प्लेन, लोअर कोर्स में बनता है levees, natural bank when river flow normally its bed is raised through accumulation of deposit and material is also dropped on the sides forming the raised bank।
रिवर चल रही है, ये बगल में से रेस्ड बैंक है, इनको बोलेंगे लीवीज। ये ध्यान रखना मेरे भाई, बोलना नहीं है। जैसा कि पिक्चर में और क्लैरिटी दी हुई है, वो कहते हैं ड्यूरिंग फ्लड वाटर स्लोड एट बैंक्स, सिल्ट्स आर डिपॉजिट। ठीक है, हल्का हल्का जब नदी चल रही है तो यहाँ हल्का हल्का इसके बगल में डिपॉजिट हो जाएगा सिल्ट्स वगैरह, फ्लड्स के दौरान। ठीक है, इन बिटवीन फ्लड स्लो मूविंग रिवर डिपॉजिट सिल्ट इन द रिवर बेड। ठीक है ना, रिवर बेड में भी धीरे धीरे सिल्ट जमा होगा। ओके, साइड में तो हो ही रहा है, रिवर बेड पे भी हो रहा है, जिससे क्या होगा, रिवर का लेवल बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है ना, नीचे सुनिए ना वो कौवे वाली कहानी, प्यासा कौवा बार बार पत्थर मारता है वो गड्ढे में, फिर वो पानी राइज अप हो जाता है। सिमिलरली इसमें नीचे कंकड़ पत्थर जब आ गए तो पानी का लेवल राइज अप हो गया, न्यू रिवर लेवल। विद ईच फ्लड द लीवीज आर बिल्ड अप, बिटवीन फ्लड्स द रिवर बेड इज बिल्ड अप टू। ये चीज ध्यान रखेंगे, लीवीज के साथ साथ रिवर बेड भी बन रहा है। ओके, रिवर में फ्लो वेल अबव द लेवल ऑफ द फ्लड प्लेन। ओके, तो रिवर का लेवल भी बढ़ा, न्यू रिवर लेवल यानी बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और दूसरा लीवीज भी बन रहे हैं साथ के साथ। ओके, this you can say this is also a feature of flood plain। हाँ, पानी ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सही पकड़े हो पूजा देवी जी, बिल्कुल सही पकड़े हो। ठीक है, वो कहता है टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ फ्लड्स आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स इरेक्टेड ऑन नेचुरल लीवीज बट दिस अलाउज रिवर टू राइज फर्दर। वो कहता है कि अगर इन केस हम आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बना देते हैं, अगर बगल में हम सपोज करो लिवीज के ऊपर और चूना वूना करके कोई आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट बनाते हैं, तो इससे रिवर और ज्यादा राइज होगी। राइज क्यों होगी सर, बार बार इरोड करती रहेगी, वो नीचे वाली चीजें इरोड करती रहेगी, तो धीरे धीरे ऊपर तक पहुंच जाएगी, तो ऊपर वाली भी इरोड करना शुरू होगी। तो जब इरोड करेगी तो नीचे उसका बेड जो होगा, रिवर का जो बेड होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इस दिस अलोज द रिवर टू राइज फर्दर। ओके, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है सर आपका ऑक्सबोल लेक, वेरी फेमस। ठीक है, पेपर में ना इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे, तीन चार फीचर दे देंगे आपको, पता पूछेगा कि भाई इसमें से अपर कोर्स के कौन से फीचर हैं, इसमें से लोअर कोर्स के कौन से फीचर हैं, और मिडिल कोर्स के कौन से फीचर हैं। ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। ऑक्सबोल लेक क्या होता है सर, डायग्राम दिखाते हैं आपको। जैसा कि आपको ये मियांडर्स दिखाए थे, वही लहरा के बल खा के नदी जा रही है। ठीक है, अब होता क्या है सर, कुछ समय बाद जैसे ये लहरा रही है तो इस तरह से रिवर पूरा एक वो बना लेती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाते हैं, कटिंग करके एक पूरा सा चक्कर बना लेती है, ये आपस में मिल जाते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं सर ऑक्सबो लेक। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑक्सबो लेक क्या होता है सर, लोअर कोर्स में मियांडर्स आर वेरी मच प्रोनाउंस्ड, वैसे कि हमने मिडिल कोर्स में पढ़े थे मियांडर्स, वैसे लोअर कोर्स में भी मियांडर्स आर वेरी मच प्रोनाउंस्ड। द आउटसाइड बैंड सो रैपिडली इरोडेड, यानी कि जो आउटसाइड बैंड है, जैसे ये बैंड हो रहा, ये इस तरह से जल्दी से इरोड होगा, तो जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया, ये आपस में मिल गए ना, ये जो इस तरह से बनना था लेकिन ये रोड इस तरह से हुआ, आउटसाइड bend so rapidly eroded that river becomes a complete circle। रिवर धीरे धीरे क्या बन जाएगी, कंप्लीट सर्कल, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबोल लेक। ओके, लेटर द ऑक्सबोल लेक डीजनरेट इनटू स्वैम्प, स्वैम्प माने दलदल। ओके, थ्रू सब्सिक्वेंट फ्लड्स एंड ऑक्सबोल लेक बिकम्स मार्शी, दलदल, एंड इवेंचुअली ड्राइज अप। ठीक है ना, स्वैम्पी हो जाएगा, मार्शी हो जाएगा, और कुछ समय बाद वो ड्राई हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसके आसपास दलदल सी होगी है, और कुछ समय बाद ये राउंड हो जाएगा और ये पूरा ऑक्सबो लेक बन जाएगा। ठीक है, और कुछ समय बाद यहाँ पे मार्शी कुछ दलदल टाइप सी बन जाएगी, और थोड़े टाइम बाद फिर ये सूख जाएगा। ओके, तो दिस इज नोन एज ऑक्सबो लेक। ओके, इसमें कुछ समझ ना आया हो, मियांडर का ही ऑक्सबो लेक बनता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो। Lower course में meanders are very much pronounced. The outside band is so rapidly eroded that river becomes a complete circle. इसको बोलते हैं oxbow lake. Later oxbow lake degenerate into swamp
through subsequent floods, Oxbow Lake becomes marshy and eventually dries up. Very simple. No need to mug up. पिक्चर में भी दिखाया हुआ, ये देख रहे हो सर, ऐसे इरोजन हो रही है इसकी ऑक्सबो लेक की, यहाँ से इरोजन हो रही है, इधर डिपोजिशन हो रही है, तो इस तरह से ये ऑक्सबो लेक बन जाएगा। यहाँ से रिवर वो बहती रहेगी अपनी, सीधा उसका कोर्स सीधा हो जाएगा। ओके, तो उसको फर्दर पानी नहीं मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्सबो लेक, ये आपको डायग्राम रटना है किसी भी तरीके। सर जी 2 बजे दूसरी क्लास भी है, आप नेक्स्ट लेक्चर में करवा देना। अच्छा अभी आएगा मैसेज, तो खत्म ही होने वाला है, हमारे तो वैसे ही थोड़ा सा रहेगा। अच्छा अभी आएगा मैसेज, तो हमारा तो अभी आया यार, ओ थोड़ा सा ही रह गया, कहाँ लिखा। अच्छा 2 बजे है, कोई नहीं, अभी तो टाइम पड़ा है भाई, अभी तो 1:20 हुए हैं यार। यार तुम लोग टेंशन बड़ी लेते हो यार, अभी मतलब क्लास अभी 2 बजे गए हैं, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे 1:50 हो गए हैं और क्लास पता नहीं सर अभी कितना सारा रह रहा है। बहुत टेंशन लेते हो यार, क्या यार छोटे बच्चे हो यार सही में। अच्छा वो देखो उसको देख, वकील बनी हुई है, वो कह रही है उसको लंच लंच करना होगा सर, तो भूख लग रही है। तो सुबह नाश्ता वाश्ता नहीं किया क्या? दिन में कितनी बार खाते हो, 3-3 बार खाते हो क्या? मैंने सुबह से खाना नहीं खाया। मैं कल से लेके आया हूँ, आपका ब्रेकफास्ट लेके आया करूँ सुबह, नाश्ता वाश्ता लेके आया करूँ। तुम भी ना यार, वही बात आ गई ना, दूध फटने का गम वही करता है जिसको पनीर बनाना नहीं आता, ठीक है ना। जिनको पनीर बनाना आता है वो दूध फटने का गम नहीं करते, याद रखना मेरी बात। अरे 5 स्लाइड रह गई यार, फटाफट खत्म होने वाला है, इसके बाद रिवर रिजुविनेशन। आओ आओ इधर आ जाओ बच्चा, आ जाओ पढ़ लो पढ़ लो। डेल्टा की बात हो रही है, डेल्टा डेल्टा क्या होता है? अच्छा रवि सर को कह देना कि सर वो क्लास लास्ट वाले लेक्चर अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। डेल्टा क्या होता है सर? व्हेन रिवर रीचेस द सी, जब नदी पहुंचती है समुद्र के पास, लास्ट में मिलन होता है नदी और समुद्र का। फाइन मटेरियल विच हैज नॉट येट ड्रॉप्ड आर डिपॉजिटेड, ठीक है, जो फाइन मटेरियल होता है वो डिपॉजिट हो जाता है इट एट इट्स माउथ, उसके माउथ पे, एंड फॉर्मिंग द फैन शेप्ड अलुवियल एरिया, जिसको क्या बोलते हैं सर? डेल्टा। पिक्चर में दिखाते हैं आपको डेल्टा, आपको क्लिक हो जाएगा। ये देखो सर डेल्टा, डेल्टा की अलग अलग तरह की शेप होती है, कोई बर्ड फुट डेल्टा होता है, यानी कि पक्षी के पैर जैसा डेल्टा, ये पक्षी का पैर बना हुआ, देखे होंगे अगर आपने पक्षी घर में, इस तरह से पैर होते हैं, कई लड़कियों के भी ऐसे ही पैर होते हैं। एनीवेज ये होता है एर्कुएट डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा, आर्कुएट बोले तो कर्व्ड। ओके, ये बर्ड फुट डेल्टा, ये कस्पेट डेल्टा। ओके, तो these are the example of some delta। anyways, तो डेल्टा क्या होते हैं? when river reaches the sea, fine material which has not yet dropped are uh, deposited at its mouth, which forming the fan shaped alluvial area, और जिसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। this alluvial tract is a seaward extension of flood plain। ये alluvial tract क्या होता है? seaward। अच्छा मेरे को बताओ डेल्टा फर्टाइल होंगे या नहीं होंगे, जल्दी बताओ। फर्टाइल होंगे, बिल्कुल सही जवाब। वो कहता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द डिपॉजिटेड अलुवियम, रिवर डिस्चार्ज इट्स वाटर थ्रू सेवरल चैनल्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है ना। फर्दर क्या होगा? रिवर और नदी को मतलब अपना जिम्मा दे देंगे, उनको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। एंड सम डेल्टाज आर एक्सट्रीमली लार्ज, एग्जांपल गेंगिस डेल्टा विच इज बिग एज होल ऑफ वेस्ट मलेशिया, मलेशिया से भी बड़ा है। ओके, डेल्टास अलग अलग तरह के होते हैं, डिफर इन साइज शेप ग्रोथ बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, वहां पे कितने कंकड़ पत्थर बैठ रहे हैं, डेप्थ ऑफ द रिवर एंड सी बेड, रिवर बेड और सी बेड की कितनी डेप्थ है, करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइड्स, करंट्स एंड वेव्स। करंट्स हम पढ़ेंगे बाद में, ओशन करंट्स होते हैं उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, कि वहां पे टाइड्स
का करेक्टर कैसा है, करंट कैसे है, वार्म करंट है, कोल्ड करंट है। अगर आपने अपनी एटलस खोली होगी, उसमें ओशन करंट के ऊपर एक अलग से पेज होगा, कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, एनीवेज। और वेव्स का कैसा करेक्टर है, ओके। तो उस पर डिपेंड करता है डेल्टास का साइज, ठीक है। डेल्टास के एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल मिसिसिपी डेल्टा, मिसिसिपी कहाँ पे है, रिवर यूएसए में, ओके। इसका बर्ड फुट की तरह डेल्टा बनाती है विद सेवरल ब्रांचेस लाइक फुट ऑफ अ बर्ड एक्सटेंडिंग इनटू द गल्फ ऑफ मेक्सिको, मैक्सिको, ठीक है। गैंगीज, नाइल और मेकोंग रिवर इसका ये बनाती है फैन शेप्ड arcuate डेल्टा वुड न्यूमरस, सॉरी वुड लिख दिया, विद न्यूमरस डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। Amazon, Ob, Vistula, their deltas partially submerged in coastal waters to form the estuarine delta, ठीक है। ये डेल्टास की शेप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कौन सी नदी किस तरह का डेल्टास बनाती है, आपको ये याद रखना है। ये कुछ पिक्चर्स हैं सर आपकी। दसपेट डेल्टा, ये आपका आर्कुएट डेल्टा, और ये है बर्ड फुट डेल्टा, ओके। यू हैव टू रिमेम्बर द शेप्स। बाकी कुछ रह गया हमारा, वो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर, ठीक है। ये आपको फिर खाना वाना भी खाना है, कुछ बच्चे बेचारे बेहोश ना हो जाएं, ठीक है ना। क्योंकि यार खाना खाना भी जरूरी है। ऐसे आप लोग, कोई बच्चा कहते कि सर दीपांशु क्लास की, दीपांशु सर की क्लास चल रही थी, दो तीन बच्चे बेहोश हो गए, तो फिर ऐसा, फिर मैं तो वो देखो, मतलब कुछ देवियां तो नहाई भी नहीं है, वाह रे वाह, बाप रे बाप रे। मतलब ऐसे ही बैठ गए हैं, तभी मैं कहूँ क्लास में स्मेल आ रही है बहुत ज्यादा, अरे बाप रे। ठीक है, तो कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और हाँ सच में एक ये चीज अनाउंसमेंट थी, भाई भाई भाई, मेरे भाई मेरी बहन, मेरी ध्यान से बात सुनो, कि नेक्स्ट वीक हमारी क्लास नहीं लगेगी, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। कहीं बार बार ग्रुप में पूछो, इधर उधर पूछो कि क्लास है सर, क्लास है सर, पहले ही बता रहा हूँ अपने भाई बहनों को, जिन जो भी हैं सारे दोस्त यार, उनको बता देना कि नेक्स्ट वीक क्लास नहीं लगेगी। द रीजन बीइंग इज कि सिस्टर की शादी है मेरी, बताया था आपको, ठीक है ना। हाँ पूरे हफ्ते नहीं लगेगी ना बेटा, 4 दिन फंक्शन ही है, ओके। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट वीक लगेगी मतलब अपनी क्लास, हाँ। इन केस बीच में जब भी मैं फ्री हुआ तो आई विल टेक। अरे पाजी बस आप ही आ गए यार। हाँ जो अब तक वो रिवाइज कर रहे हैं, बस बस बस, ये देख लो मैं स्लाइड कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हुआ पड़ा यार स्केड्यूल, सीरियसली मेरे को ना टाइम नहीं मिल रहा। बट आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा चलो ले लेते हैं बच्चों की क्लास, ठीक है। फिर भी कोई, बस ये पीछे से कर रहा हूँ मैं, आगे तक फटाफट ले ही जाओ बीच में, ठीक है। हम भी आ रहे हैं, हल्ला बोल के मॉर्निंग, यार बातें करते रहते हो, समझ ही नहीं आती। स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट। अच्छा शादी में, अच्छा 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 अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ, यमुनानगर में आ जाना। अभी शादी का कार्ड व्हाट्सएप कर देते हैं सभी को ना। लाइव लोकेशन सेंड कर, लाइव नहीं करंट करेंगे ना, लाइव तो मैं इधर उधर हो जाऊं, तुम वहां ढूंढते रहो। हाँ वहीं पे तो ड्रेस ही देंगे इनको, आगरा का। लो जी लो, बस स्क्रीनशॉट ले जाओ फटाफट। पढ़ाई वढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। ठीक है जी ठीक है, और फिर आ ही जाना तुम। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा लोग, लो जी, खत्म हो गई है हमारी। तो इसी के साथ हम लोग इजाजत लेते हैं, मेरी बॉडी भी कम हो गई है, ठीक है ना।